बहुत समस्याएं हैं बट दूर हुई समस्या। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई से बीच में सब चीजें चलती ही रहेंगी। 2 मिनट में केवल मैं रिवाइज करवा दूं, कल हमने क्या डिस्कस किया था। अनुच्छेद 21 पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 21 बहुत ही छोटा है, एक पंक्ति का आर्टिकल है। किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और उसी की व्याख्या करते हुए कैसे हमने देखा कि एक गोपालन केस आया, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेनका गांधी केस आया, जिसमें जीवन को व्यापक अर्थ में देखा गया और जीवन का अर्थ गरिमापूर्ण जीवन लिया। उसी के क्रम में कैसे कैसे एक एक करके अधिकार आते गए और निष्ठा से लेकर इच्छानुसार जीवन साथी चुनने तक का अधिकार। तो यहां तक कल हमने देखा था। अब एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज लेते हैं जो 21 से संबंधित है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो अनुच्छेद 21 बहुत छोटा है, बट उसकी व्याख्या बहुत लंबी है, तो थोड़ा पॉलिटी के हिस्से में आते हैं। एक हेडिंग दीजिए, अनुच्छेद 21 और समलैंगिकता का मुद्दा। होमोसेक्सुअलिटी, ये भारत में काफी चर्चित रहा था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। समलैंगिकता का मुद्दा, इंग्लिश में कहेंगे द इशू ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, इसमें भी आर्टिकल 21 आ गया। समलैंगिकता का मुद्दा या इशू ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, और ऑब्लिक करके दूसरे रूप में सवाल पूछ सकता है कि आईपीसी, भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान की धारा 377, तो ये सब पीटी के लिए याद रखना, 377 भी कभी पूछ सकता है क्योंकि इस पर भी कोर्ट का निर्णय। आईपीसी की धारा 377 से संबंधित विवाद, आईपीसी की धारा 377 से संबंधित विवाद। और यदि आप अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि आईपीसी की धारा 377 बड़ी विवादित रही थी। तो अभी आईपीसी की धारा 377 है या रद्द हो गई? है या रद्द हो गई? रद्द या है? यस या नो? है या रद्द हो? है, रद्द नहीं हुई है। बहुत अच्छा, मैं यही जानना चाहता था, सही है आप लोग, क्योंकि ज्यादातर अखबारों में कई जगह ऐसा मैसेज आ गया कि आईपीसी की धारा 377 रद्द हुई नहीं, 377 अभी भी है, उसका एक हिस्सा रद्द हुआ। उसी तरह जैसे 370 खत्म नहीं हुआ, वो चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी 377 पूरा का पूरा रद्द नहीं हुआ, बट फिर भी 377 के संदर्भ में ही समलैंगिकता का मामला है। अब देखो, ये जो आईपीसी है, ये इस चीज को बताती है कि कौन सा कार्य अपराध है और उसके लिए किस प्रकार का दंड है। तो आईपीसी में बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे धारा 302 हत्या करना, इस तरह की बहुत सारी धाराएं हैं। तो उसी में एक धारा है 377, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय 2018 में आया, और उस निर्णय का संबंध समलैंगिकता से है। तो इससे कभी टॉपिक बनता है कभी, और पॉलिटी का तो बनता ही है, पीटी में सब्जेक्ट। तो विस्तार से देखें कि ये क्या है। इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि आईपीसी की धारा 377 क्या है या क्या हुआ करती थी, इसका कौन सा हिस्सा रद्द हुआ और क्या बच गया। तो पहले हेडिंग तो आईपीसी की धारा 377, आइए जानते हैं ये क्या है। धारा 377, आईपीसी की धारा 377, ये अप्राकृतिक यौन संबंध। तो इसका सारांश क्या है? अप्राकृतिक यौन संबंध, अननेचुरल सेक्स, सेक्सुअल रिलेशन, अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध घोषित करता है। अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध घोषित करता है, अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन को अपराध घोषित करता है। तो धारा बहुत व्यापक है, होमोसेक्सुअलिटी उसका एक हिस्सा है केवल। अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध घोषित करता है और इसके लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। तो मिनिमम 10 ईयर्स, तो आप देख सकते हैं कि सजा बहुत कठोर है। 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। तो कहने का मतलब कि 377 एक अपराध की बात करता है और वो अपराध है अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन, और उसके लिए सजा बहुत कठोर है, कम से कम 10 साल, और अधिक से अधिक सजा आजीवन कारावास, मतलब फांसी से नीचे वाली सजा। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 377 के तहत किन चीजों को अप्राकृतिक यौन संबंध में रखता है, मतलब क्या करने पे ये चीज होगी। तो एक एक करके लिखो कि अप्राकृतिक यौन संबंध में क्या क्या शामिल किया है इस कानून में। यहाँ हम लोग इन जनरल बात नहीं करें, लॉ की बात करते हैं। तो इस लॉ में क्या है, उससे आगे नहीं, इस लॉ में क्या है। तो सबसे पहला है नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना, सेक्सुअल रिलेशन विद ए माइनर। नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना, बालिग आप जानते हैं कि 18 ईयर्स या उससे ज्यादा होने पे बालिग होगा, तो 18 ईयर्स से कम व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना अननेचुरल सेक्स माना जाएगा अभी भी इस कानून के तहत, और सजा कितनी होगी? 10 ईयर्स, कम से कम 10 ईयर्स और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास। दूसरा अननेचुरल सेक्स में रखा गया है पशु के साथ यौन संबंध बनाना, सेक्सुअल रिलेशन विद एनिमल्स, पशु के साथ यौन संबंध, इसको भी अप्राकृतिक यौन संबंध की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए भी 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा होगी। और तीसरा अननेचुरल सेक्स में लिखा गया है समान लिंग के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना, समान लिंग के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना। अब ये जो तीसरा हिस्सा है, ध्यान रखना है, इसी को तकनीकी भाषा में हम किस नाम से जानते हैं? समलैंगिकता। इसी को होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जानते हैं। स्त्री का स्त्री या पुरुष का पुरुष के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन है तो उसको समलैंगिकता बोलते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि 377 केवल समलैंगिकता नहीं है, 377 में अननेचुरल सेक्स के कई तरीके हैं और उसी में होमोसेक्सुअलिटी को भी एक आधार माना गया है, वो भी एक तरीका है। और हम देखेंगे कि केवल ये चीज रद्द हो रही है, बाकी सब अभी भी एज इट इज है, तो धारा अभी भी वैसी ही है। तो ये है आईपीसी या भारतीय दंड विधान की धारा 377, जो अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन को अपराध घोषित करती है, उसके लिए बहुत ही कठोर दंड का प्रावधान करती है, और अननेचुरल सेक्स के तहत इन चीजों को रखा जाता है। अब आते हैं कि ये जो कानून है आईपीसी, हम सभी जानते हैं कि 1861 का कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून है। कैसे बच गया भारत में हम सभी को पता है, 13 क्लॉज कि संविधान पूर्व की विधियां लागू रहेंगी, जिससे वहां तक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है वहां तक रद्द होगी, बाकी बची रहेगी, और या फिर संसद खुद रद्द करते। तो संसद ने पाया कि आईपीसी अच्छा कानून, अंग्रेजों के समय भी इसे शासन चलता था, हमारे समय भी चलेगा, तो आईपीसी इसलिए एग्जिस्टेंट रह गया। लेकिन यह जानना जरूरी है कि 1861 का था, सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों का भी संज्ञान लिया कि उस समय की नैतिक मान्यताएं अलग थी, उस समय का रिसर्च अलग था। तो ये चीजें थी। अब देखो कहां से ये मामला शुरू हुआ। धारा 377 हमने समझा, कुछ फैक्ट लिखना पड़ेगा। नाज फाउंडेशन केस, तो नाज फाउंडेशन केस 2009 में धारा 377, नाज फाउंडेशन केस में धारा 377 के समलैंगिकता संबंधी हिस्से को चुनौती दी गई। नाज फाउंडेशन केस में धारा 377 के समलैंगिकता संबंधी हिस्से को चुनौती दी गई। नाज फाउंडेशन केस में धारा 377 के समलैंगिकता संबंधी हिस्से को दिल्ली उच्च न्यायालय, ऐसा लिखे दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अब देखो, ये जो नाज फाउंडेशन है, ये एक एनजीओ है, एक संगठन है, और ये एड्स पीड़ित व्यक्तियों के लिए काम करता है।
एक जस्ट एक एनजीओ है और इस एनजीओ ने 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा किया। तो हाईकोर्ट से बात शुरू हुई जिसमें पूरी धारा 377 को चैलेंज नहीं किया, बट नवीन संदर्भों को देखते हुए होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित प्रावधान को चैलेंज किया। खास करके हम देखिए कि विदेशों में इस समय तक, मैं कह रहा हूं इस समय तक विदेशों में, यूरोप में होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्टेंस मिल चुकी थी। पहले होमोसेक्सुअलिटी उधर भी खराब मानी जाती, पर जैसे जैसे नए रिसर्च आने लगे, ह्यूमन राइट्स का नया कॉन्सेप्ट आने लगा, व्यापक होने लगा अधिकारों का दायरा, तो माना गया कि नहीं, होमोसेक्सुअलिटी कोई बदमाशी नहीं है, शैतानी नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। धीरे धीरे साइंस ने स्टेप्स किया। ऐसी स्थिति में यूरोप में होमोसेक्सुअलिटी को मान्यता मिल गई। अब तो पश्चिमी देशों में, ब्रिटेन जैसे देशों में अखबारों में आप पढ़ते हैं कि होमोसेक्सुअल मैरिज को भी मान्यता मिल गई, समलैंगिक शादियां भी होने लगी है। बट हमारे यहाँ भी उस लेवल तक नहीं आया। फिर भी जब मूवमेंट उधर होगा तो इधर भी होमोसेक्सुअल्स अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो दुनिया के बाकी हिस्से में जो हो रहा है उससे ये देश अप्रभावित नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में नाज फाउंडेशन ने सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि यह धारा गलत है, अधिकारों का उल्लंघन करती है। देखो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, देखो दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिकता, दिल्ली इसको लिखना है, दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377, दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 के समलैंगिकता संबंधी हिस्से को रद्द कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 के समलैंगिकता संबंधी हिस्से को रद्द कर दिया। तो ये 2009 में रद्द हो गया था, फिर अभी क्या हुआ वो देखेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 के समलैंगिकता संबंधी हिस्से को रद्द कर दिया। तो सबसे पहली बात कि 2009 में हाईकोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, ये कह दिया कि हाँ समलैंगिकता सही है, उसको सही करा दिया। लेकिन ध्यान रखना वो हाईकोर्ट का निर्णय, और हाईकोर्ट के ऊपर भी भारत में एक कोर्ट बैठता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय था, इसको चुनौती दी गई। लिखिए सुरेश कौशिक केस। क्योंकि अगर इस पर फुल क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करेंगे। ये मामला बहुत पुराना है, 2009 से ही ये सब विवाद अदालत में चलते थे। सुरेश कौशल केस 2013 में हाँ कर दिया था, समलैंगिकता संबंधी प्रावधान को रद्द कर दिया था, तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया। तो सुरेश कौशल केस 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया। सुरेश कौशल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया और समलैंगिकता को पुनः अपराध घोषित कर दिया, मतलब वैलिड कर दिया वो 377 को, और समलैंगिकता को पुनः अपराध घोषित कर दिया। तो एक तरह से दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय पलट दिया, पुनः अपराध घोषित कर दिया। फिर से समलैंगिकता का हिस्सा सही हो गया। उसके बाद आता है वो केस जो आपकी पीटी में, मैं उम्मीद करता हूं जरूर पूछेगा, अभी पूछे एक साल में कहीं ना कहीं पूछेगा, नवतेज सिंह जौहर केस, क्योंकि पुराने केस पुराने होते हैं, इंपॉर्टेंट है। नवतेज सिंह जौहर केस 2018, नवतेज सिंह जौहर केस 2018, नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377, नवतेज सिंह जौहर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिकता संबंधी प्रावधानों को पुनः रद्द कर दिया, समलैंगिकता संबंधी प्रावधानों को पुनः रद्द कर दिया, समलैंगिकता संबंधी प्रावधानों को पुनः रद्द कर दिया, जिसके कारण, और इसको क्लियरली लिखिए, रद्द कर दिया का मतलब क्या हुआ, जिसके कारण समलैंगिकता को मान्यता मिल गई, जिसके कारण समलैंगिकता को मान्यता मिल गई और समलैंगिकता कानूनी दृष्टि से, समाज उसको जो मानता है माने, बट कानूनी दृष्टि से, जिसके कारण समलैंगिकता को मान्यता मिल गई और समलैंगिकता कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं रही, समलैंगिकता कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं रही। इसी को कहते हैं डिक्रिमिनलाइज कर दिया, कि अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। समलैंगिकता कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं रही। अब देखो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसको अपने निर्णय को बदल देने का अधिकार है। इस बार भी यूपीएससी ने ये सवाल किया, तो जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो एक आर्टिकल आएगा 137 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो अपने ही निर्णय को बदल सकता है। ये पावर हाई कोर्ट को नहीं है, हाई कोर्ट अपने निर्णय को रिवाइज नहीं कर सकता। इस पे अभी आएगा, बहुत जल्दी यूपीएससी का आंसर किया आएगा। ज्यादातर लोगों ने उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया भी देखना आ जाएगा, और मैं कह रहा हूं प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है क्योंकि ये चीज प्रमाणित होगी। तो उसमें ये लिखा गया है 226 और केरला हाईकोर्ट के निर्णय को थोड़ा कोट करके कि हाई कोर्ट भी अपने निर्णय को रिवाइज कर सकता है, जो मैं अभी भी कहता हूं गलत है। तो सारे एक्सप्लेनेशन से मेरा एक्सप्लेनेशन यहां पे अलग है और ये ऑफिशियली पढ़ा हुआ है, और अभी की आएगी तो पता चल जाएगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन सही है कि दिग्गजों का एक्सप्लेनेशन सही, कौन बॉस है। और अभी भी मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को रिवाइज करता है 137 के तहत, 32 के तहत नहीं करता, 32 बिल्कुल अलग है, वही कंफ्यूजन होता है। 32 के समकक्ष जो आर्टिकल है वो 226 है, वो पढ़ेंगे आप। 137 के समकक्ष कोई आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए नहीं, तो 137 आर्टिकल से पावर मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को रिवाइज कर सकता है। तो हाई कोर्ट के निर्णय को कौन रिवाइज करेगा? सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट नहीं बदलेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट बदलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कौन बदलेगा? बॉस के निर्णय को कोई नहीं बदल सकता है, तो बॉस के निर्णय को खुद बॉस बदलेगा। इसका मतलब 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, बाकी पढ़ेंगे यहीं पे बेंच आदि के कई कॉन्सेप्ट्स आएंगे। 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो अपने ही निर्णय को बदल दे, और नवदीप सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया। आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया भाई? 2013 में वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि समलैंगिकता गलत है, अपराध है। 18 में वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है? तो हमेशा ध्यान रखना कि अदालत जब फैसला करती है तो वो प्रमाणों के आधार पर करती है। तो 2013 में उसके सामने जो तर्क, जो फैक्ट लाए गए होंगे वो पर्याप्त नहीं रहे होंगे, और 2018 में इस बीच में बहुत सारे नए रिसर्च, बहुत सारे वेस्ट के नए निर्णय आ गए, तो वो प्रमाण के आधार पर देता है। तो इसका मतलब 2018 में उसको संतुष्ट कर दिया होगा तर्क दे देकर कि नहीं बात सही है। तो कितने फैक्ट्स उसके पास है, उसके आधार पर जो भी हो, लिहाजा इसका परिणाम ये है कि अभी नवतेज सिंह जौहर, पीटी के लिए याद रखना, ये वाला केस नवतेज सिंह जौहर केस में समलैंगिकता को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो ये तो इस मुद्दे का एक एस्पेक्ट है जिसको हम फैक्ट कह सकते हैं, ये फैक्ट के लेवल पे कि कैसे कैसे समलैंगिकता डिक्रिमिनलाइज हुई। अब थोड़ा इसके एनालिसिस के मुद्दे पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अगर डिक्रिमिनलाइज किया तो उसके पीछे क्या तर्क है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई निर्णय देता है तो 100 पेज के 1000 पेज के निर्णय देते हैं और उसमें पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि हमने किस कानून को क्यों रद्द किया। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने ही बड़े बड़े तर्क दे रखे हैं, वही हमें एग्जाम में लिखते हैं। तो एक एक करके लिखते हैं कि क्यों समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाना चाहिए। इसका मतलब कारण क्यों समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाना चाहिए, क्यों समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या आधार है। एक एक करके लिखो। धारा 377 इसको लिखो, आईपीसी की धारा 377, आईपीसी की धारा 377 ये समलैंगिकता संबंधी प्रावधान
आईपीसी की धारा 377 के समलैंगिकता संबंधी प्रावधान, आईपीसी की धारा 377 के समलैंगिकता संबंधी प्रावधान समानता के मौलिक अधिकार, समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। आईपीसी की धारा 377 के समलैंगिकता संबंधी प्रावधान समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। और याद करिए 1312 की फंडामेंटल राइट से अगर कोई पुराना कानून भी टकराएगा तो कानून का वही शर्त होगा। तो यहां उन्होंने कहा कि राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। अब देखो आर्टिकल 14 में तो धर्म जाति लिंग की बात है, लेकिन 15 को देखो 16 जो भी इक्वलिटी के आर्टिकल, तो इक्वलिटी के आर्टिकल लिंग के आधार पर भेदभाव की बात करते हैं। अभी तक परंपरागत रूप में लिंग का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिया जाता है कि मेल एंड फीमेल, जबकि संविधान में स्त्री शब्द नहीं है। याद करिए आर्टिकल 15 में पढ़ा है कि धर्म जाति लिंग वर्ड सेक्स है केवल, उसमें सेक्स को क्लासिफाई नहीं किया कि सेक्स में मेल सेक्स आएगा फीमेल या और भी आएगा। तो हम देखते हैं कि परंपरागत व्याख्याएं अलग थी और ट्रेडिशनल था कि सेक्स का मतलब जो अभी तक ग्रामर में सब जगह हम पढ़ते थे कि मेल और फीमेल बस यही तो। लेकिन जैसे जैसे नए रिसर्च आ रहे हैं तो अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो थर्ड जेंडर जिसको हम किन्नर कहते हैं, आम बोलचाल में उनके लिए बहुत ही खराब अशोभनीय शब्द प्रयोग में लाया जाता है, बट हमेशा याद रखो कि जब भी हम किसी ऐसे वर्ग की स्थिति पर विचार करते हैं तो हमेशा एक जॉन लॉक एक बहुत बड़ा विचारक है, जॉन लॉक ने एक बहुत बड़ी बात कही है, डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। तो उस टाइम पे क्लासिकल अंग्रेजी में ये बात कही, उसका मतलब हिंदी में यह है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो व्यवहार तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो, डू अनटू अदर्स दैट यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। जॉन रॉल्स को पढ़ोगे तो उसके पूरे जस्टिस में यही है कि अगर आप न्याय की बात करते हैं तो खुद को वहां पर रखकर देखो, तो बात ये भी सही है। ये एकदम जीवन का सबसे सटीक सिद्धांत है ये लॉक का कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो व्यवहार तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो। हम क्या होता है हमारा आपका सबका दृष्टिकोण एक मतलब समाज का ढांचा ऐसा है कि बचपन से ही जो है ये गंदा प्राणी है, ये नहीं समझते कि वो भी हमारी तरह दो पैरों वाला इंसान, और ये भी कि उसको जो प्राकृतिक संरचना मिली है, इसको थर्ड जेंडर की बात कर रहा हूं, किन्नर की बात कर रहा हूं, तो वो उसने चूज नहीं की। ऐसा नहीं था कि उसकी चॉइस ली गई थी, और ऐसा नहीं था कि मेरी चॉइस ली गई थी, आपकी चॉइस और उसकी चॉइस टिक करने का नहीं था कि तुमको क्या बनना है। टिक करने की चॉइस होती तब कहते हैं कि चलो तुमने तो वही टिक कर दिया, टिक करने की कोई चॉइस नहीं थी। लक की बात थी, सौभाग्य की बात थी कि हम और आप दूसरी जगह हैं, वो दूसरी जगह है, पर वही लॉक की थियरी है, डू अनटू अदर्स कोई भी वहां हो सकता है, मेरे घर में भी कोई हो सकता है, आपके घर में भी एनीवेयर हो सकता है। हमेशा सोचो ये लॉक की थियरी, इसका मतलब कि घृणा हर जगह नहीं चलता है कि नहीं उसके हाव भाव अलग होते हैं, मतलब कभी भी रेड लाइट पे देखो। तो सवाल ये है कि जिस वर्ग के प्रति समाज ने, क्योंकि मैं कह रहा हूं यूपीएससी का एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे वर्गों के प्रति भी संवेदना लानी चाहिए जहां भी राइट्स की बात होगी, वंचित की बात होगी, आपके आंसर पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लकीर का फकीर नहीं चलेगा, रूढ़िवादी नहीं चलेगा। इसका मतलब कि आखिर वो करेगा क्या, आखिर वो क्या करेगा। समाज ने ऐसा ढांचा बना रखा है कि कोई उसको अपने घर में काम नहीं देगा, मान लो कि वो काम करना चाहे, आपके घर में आएगा, आप लोगे नहीं, मैं देने की कोशिश करूंगा, मेरे घर वाले मना करते हैं। ये सच्चाई है, फैक्ट है कि 90% घरों में उसको काम नहीं मिले, बच्चों से दूर रखा जाएगा, अननेसेसरी बात करोगे उससे तो उसकी फीलिंग भी वही है जो हमारी और तुम्हारी। और जब एक ब्लेड का कट मार देगा तो जितना हमारे यहाँ लाल खून देगा वहां भी लाल खून देगा, और दर्द उतना ही होगा। तो दर्द मोदी जी को भी वैसा ही होता है, दर्द मुझे भी वैसा ही होता है, दर्द उसको भी। तो उस टाइम की परंपरागत धारणा थी, समाज रूढ़िवादी था, पर समाज बदल रहा है। तो अभी देखिए थर्ड जेंडर को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का दर्जा दे दिया, ओबीसी का दर्जा अच्छी बात है, मिलना चाहिए। और अब थर्ड जेंडर के लोग भी जज वगैरह भी बनने का ऐसे ये न्यूज आते हैं क्योंकि ओबीसी के दर्जे के तहत आरक्षण प्राप्त है। तो कहने का मतलब कि समाज बदल रहा है। उस टाइम पे अलग इक्वलिटी की धारणा थी, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इक्वलिटी को नए रूप में एक्सप्लेन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए रिसर्च के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। तो नई व्याख्याओं के तहत मेल और फीमेल के साथ जैसे थर्ड जेंडर होता है, वैसे ही होमोसेक्सुअल को भी एक कैटेगरी मानना पड़ेगा कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी एक डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जिसकी एक यौन अभिमुखता अलग प्रकार की, बाकी हर दृष्टि से वो हमारी आपकी तरह का एक समान इंसान। तो पहली बात कहा कि इक्वलिटी के डोमेन को बढ़ाना पड़ेगा और समानता के दायरे में किस प्रकार के व्यक्तियों को भी लाना पड़ेगा। और अगर केवल इस आधार पर भेदभाव किया जाता है कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, जो उन्होंने कुछ चूज नहीं किया, टिक करने की बात नहीं थी वहां पे, भगवान ऐसा नहीं बुला के पूछ रहा था कि टिक करो अपना कॉलम, वो कॉलम उसको दिया गया। तो यदि प्रकृति ने दिया, नेचर ने दिया, तो इसके लिए यदि कोई दोषी है तो नेचर है, और नेचर दोषी नहीं होता। ये ध्यान दो कि प्रकृति ने तमाम तरह की चीजें बनाई, पूरा चराचर जगत बनाया है, चाहे उसको परमात्मा कहिए चाहे जो भी कहिए, तो उसने कुछ सोच करके ही बनाया। तो कहने का मतलब नई व्याख्याओं के संदर्भ में अब ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इक्वलिटी का विस्तार उन लोगों तक भी किया जाएगा, और इसलिए पहली बात ये समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ थी धारा, फंडामेंटल राइट से टकराएगा, खत्म हो जाएगा। सेकंड लिखो, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है, नए वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो रहा है, नए वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो रहा है, नए वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो रहा है, शोध का मतलब रिसर्च, नए वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो रहा है कि समलैंगिकता अप्राकृतिक नहीं है, अननेचुरल नहीं है। अभी तक सारा ग्राउंड ये था अननेचुरल का। नए वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो रहा है कि समलैंगिकता अप्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक नहीं है, बल्कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही, नए वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो रहा है कि समलैंगिकता अप्राकृतिक नहीं है, बल्कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही, बाय बर्थ, कुछ व्यक्ति जन्म से ही भिन्न प्रकार की यौन अभिमुखता, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कुछ व्यक्ति जन्म से ही भिन्न प्रकार की यौन अभिमुखता या सेक्सुअल ओरिएंटेशन लेकर पैदा होते हैं, कुछ व्यक्ति जन्म से ही भिन्न प्रकार की यौन अभिमुखता, सेक्सुअल ओरिएंटेशन लेकर पैदा होते हैं। इसका मतलब अभी तक देखो आईपीसी क्या लिखा है, अननेचुरल में उसको लिखा, क्योंकि नेचुरल और अननेचुरल की धारणाएं बहुत संकुचित थी, और जो 90% लोग हैं वही नेचुरल। इसका मतलब डिफरेंट अलग है और अननेचुरल अलग है। अननेचुरल जो अगेंस्ट नेचर है, जो प्रकृति के खिलाफ है, वो नेचुरल, लेकिन जिसको प्रकृति ने बनाया है वो कैसे अननेचुरल हो सकता है। इस लिहाज से, पर चूंकि समाज की मान्यताएं किस पे चलती है, मेजॉरिटी, इसलिए हम देखते हैं कि सुकरात को भी एक तरह से समाज से बाहर करके जहर पिला देता है। और एडिसन या आइंस्टीन, जिसकी बात दोनों में से कोई नहीं, आइंस्टीन जो इतने बड़े विश्व के वैज्ञानिक माने गए, बचपन में उनको मंदबुद्धि का दर्जा दिया गया। आइंस्टीन को बचपन में मंदबुद्धि का दर्जा दिया गया कि डिसलेक्सिया का शिकार है। क्यों? क्योंकि समाज के बाकी बच्चे जैसे पढ़ रहे थे वो वैसे नहीं पढ़ रहा था, थोड़ा स्लो चल रहा था। तो भाई हर फूल के खिलने का तरीका अलग होता है, कोई जरूरी है कि सभी की तरह से, पर समाज किसको चलता है कि नॉर्मल तरीका यही है, नॉर्मल, उसको कह दिया मंदबुद्धि है। बाद में वही मंदबुद्धि दुनिया तो अपना शानदार वैज्ञानिक बना। इसका मतलब कि ये माना गया न्यायालय के द्वारा कि अननेचुरल नहीं, इसको क्राइम किसने कहा था, अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब अभी तक की सोच ये थी कि एक शैतानी, और लोग ऐसी शैतानी करते हैं। पर जब नए रिसर्च आए, खास करके देखो कि वेस्ट में भी कोर्ट्स ने इसको मान्यता दी, तो ऐसा नहीं कि वेस्टर्न अदालतें मनमाना निर्णय ले रही है। अगर यूरोप में, अमेरिका में इसको सही ठहराया अदालतों ने, तो वहां के वकीलों ने भी, और वहां का रिसर्च हमसे ज्यादा है। तो सारे नए रिसर्च ये दिखा रहे हैं कि समलैंगिकता जन्मजात होती है। अब यही नई रिसर्च, अभी तक माना जाता था जन्मजात नहीं है, एक्वायर्ड, लोगों ने एक्वायर कर ली बदमाशी के तहत, बट अब माना जा रहा है कि ये जन्मजात है। अब जो कुछ नए रिसर्च कोर्ट के सामने लाए, जिसको यहां कोर्ट भी किया गया कि ये आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है कि पशु जगत में भी समलैंगिकता पाई जाती है। कुछ ऐसे एग्जांपल भी मिले। तो चलो मनुष्य तो शैतान है, पर पशु को कैसे हम शैतान माने? पशु इतना शैतान कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि अब नए रिसर्च के संदर्भ में जब ये माना गया कि अप्राकृतिक नहीं है बल्कि भिन्नता है, तो भिन्न होना अलग है।
अप्राकृतिक होना अलग है। तो एडिसन या आइंस्टीन भिन्न थे, पर ऐसा नहीं था कि वो मंदबुद्धि थे या वो अननेचुरल बच्चे थे। तो यहाँ पर भी वही बात है कि भिन्न होना अलग है, अप्राकृतिक। और भिन्नता को तो संविधान हर जगह मान्यता देता है। संविधान थोड़ी कहता है कि केवल पुरुष ही रहेंगे, स्त्रियां भी रहेंगी। तो डाइवर्सिटी को तो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो यहाँ पर ये माना गया कि यौन अभिमुखता अलग है और ये प्राकृतिक तथ्य है। पशु जगत में भी समलैंगिकता के लक्षण यदि देखे जाते हैं तो उसको नेचुरल मानना पड़ेगा। तीसरा लिखो, थर्ड, आईपीसी की धारा 377, आईपीसी की धारा 377 का समलैंगिकता संबंधी प्रावधान, आईपीसी की धारा 377 का समलैंगिकता संबंधी प्रावधान, आईपीसी की धारा 377 का समलैंगिकता संबंधी प्रावधान आर्टिकल 21, अब देखो 21 क्या है। आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने से, आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने से कुछ व्यक्तियों को रोक देता है। आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने से कुछ व्यक्तियों को रोक देता है, कुछ व्यक्तियों को रोक देता है। इसी में एक लाइन और आपको लिखना है। इस संबंध में यह भी कहा गया, ये सब किस केस में कहा जा रहा है? नवतेज सिंह जौहर केस में पुट्टा स्वामी को भी कोट किया। इस संबंध में यह भी कहा गया कि पुट्टा स्वामी केस में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। पुट्टा स्वामी केस में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। और यौन अभिमुखता, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। और यौन अभिमुखता या सेक्सुअल ओरिएंटेशन निजता का ही एक अंग है, प्राइवेसी का हिस्सा है। और यौन अभिमुखता या सेक्सुअल ओरिएंटेशन निजता का ही एक अंग है, निजता का ही एक अंग है। अब देखो, इससे जस्ट एक साल पहले 18 में ये सब बात हो रही है। 2017 में पुट्टा स्वामी के केस में आपने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया, तो अब उसी के आधार पर इस केस में कहा गया कि चूंकि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट, तो निजता को उन्होंने सेक्स के मामले में भी शामिल किया, ताकि निजता का मतलब हर जगह प्राइवेसी। और प्राइवेसी के तहत उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति की निजता है, ये उसकी निजता है कि वो किस प्रकार के यौन मतलब सेक्स पार्टनर का चुनाव करे, ये उसकी निजता है, प्राइवेसी। आप बलपूर्वक बात नहीं कर सकते, पर अगर दो व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं तो कहा गया उनकी प्राइवेसी, और थर्ड पर्सन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो सुरेश कौशल केस था उसमें ये सब प्राइवेसी वगैरह कायम नहीं था, बट प्राइवेसी आने से भी इसको मिला। तो पहला कि 14 फंडामेंटल राइट इक्वलिटी के खिलाफ जाता है। दूसरा कि हमने देखा कि अप्राकृतिक नहीं है, कोर्ट ने ये माना। और तीसरा कि आर्टिकल 21 के तहत उन व्यक्तियों को जिनको समाज समलैंगिक कहता है उनको व्यक्तित्व के एक आयाम को पूरा करने से रोकता है। और उन्होंने कहा यह भी मानवीय गरिमा का उल्लंघन है कि आप किसी को अपनी इच्छा अनुसार सेक्सुअल पार्टनर का चयन करने की बजाय थोप रहे हैं कि नहीं आपको इसी प्रकार का काम करना है। क्योंकि हमेशा याद रखो कि सेक्स समाज में अवैध नहीं है, कानूनी संवैधानिक। अब क्योंकि मैं समझता हूं आप लोग इतने मैच्योर हैं कि समझ सकते हैं, और एक बौद्धिक डिबेट है, तो बौद्धिक डिबेट को बौद्धिक रूप में लेना पड़ेगा। एग्जाम में सवाल आएगा तो ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं रूढ़िवादी मुद्दों पे नहीं लिखूंगा, लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि अगर मैं लॉ की बात करूं, यहां लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो क्या लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन सेक्स को इस देश में रोकता है? ऐसा है कि सेक्स करने पे जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कहीं उसको रेगुलेट जरूर करता है। मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन, ऑफ कोर्स, फिर जब उसको पढ़ोगे उसके बारे में पढ़ोगे, मार्क्सिस्ट एनालिसिस पढ़ोगे कि मैरिज क्यों आता है, तो मैरिज को प्रॉपर्टी और सेक्स इन चीजों से जोड़ता है कि अराजकता न फैल जाए समाज में। और कई ऐसे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हैं कि अराजकता न फैल जाए तो उसको रोकने के लिए मैरिज लेकर आता है। तो कहने का मतलब कि कई चीजें, एक वर्ड आता है टैबू, टैबू का मतलब कि भारत के समाज में बहुत सारी चीजों पे हम बात करने में हिचकते हैं, बहुत सारी चीजों पर बात करने में हिचकते हैं। शायद बाहर जाके कोई कहेगा कि शिक्षक बड़ा चरित्रहीन है, क्या क्या बोल रहा है, हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा टैबू वाला बात हो, बट मैं सीधी सी बात है कि बौद्धिक बात कर रहा हूं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, मैं किसी को अश्लीलता उसके लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं। बट जिन मुद्दों पर बहस करना जरूरी, तो समाज कैसे बदलेगा और बदलना पड़ेगा। तो वैसे में ये हो रहा है, हमारे यहाँ भी बहस तो जरूरी है, डेमोक्रेसी है, चीजों का संज्ञान लेना तो जरूरी है। तो कहने का मतलब कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक गरिमा का हिस्सा माना, ये ध्यान रखें कि इसको भी ह्यूमन डिग्निटी से जोड़ा है। तो अगर ये उतनी घृणित चीज होती तो इसी बंद करवा देते। देख लीजिए इधर, अब वही बात होती है कि मैं समाज बदलने की बात कर रहा था, तो समाज के बदलने से सीधे धरातल पे ले आ गया कि अपनी औकात में रहो, समाज बदलना नहीं है, पहले इसी को बदलो। चलो एनीवे, तो कहने का मतलब कि इसको यौन अभिमुखता से जोड़ा। एक और तर्क लिखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट तर्क है वो कई जगह आपको काम आएगा। अगला तर्क लिखो, न्यायालय ने, नेक्स्ट लिखो, न्यायालय ने अपने निर्णय का समर्थन, न्यायालय ने अपने निर्णय का समर्थन रूपांतरकारी संविधानवाद, अब इसका इंग्लिश जरूर याद रखना है, कभी इस पर भी प्रश्न आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या। न्यायालय ने अपने मत का समर्थन रूपांतरकारी संविधान, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूपांतरकारी संविधान या ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तर्क के आधार पर भी किया। रूपांतरकारी संविधानवाद, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तर्क के आधार पर भी किया। तो कभी एग्जाम में ये शब्द टकरा जाए, संविधानवाद पे तो प्रश्न आ रहा है, 2 साल से 20 पे आ जाए, तो देखो इसके टच में क्या, ये क्या है। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नया कॉन्सेप्ट है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिराइव किया है, निकाला है, उसका प्रतिपादन किया है। तो ये क्या है, इसके अनुसार ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का तर्क देकर किया। लिखो, इसके अनुसार न्यायालय जब संविधान की व्याख्या करेगा, न्यायालय जब संविधान की व्याख्या करेगा तो उसका दृष्टिकोण, न्यायालय जब संविधान की व्याख्या करेगा तो उसका दृष्टिकोण आधुनिक जीवन मूल्यों के अनुरूप होगा। न्यायालय जब संविधान की व्याख्या करेगा तो उसका दृष्टिकोण आधुनिक जीवन मूल्यों के अनुरूप होगा, आधुनिक जीवन मूल्यों के अनुरूप होगा, आधुनिक जीवन मूल्यों के अनुरूप होगा। न्यायालय संविधान की रूढ़िवादी व्याख्या करने की बजाय, न्यायालय संविधान की रूढ़िवादी व्याख्या करने की बजाय, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव रूढ़िवादी, न्यायालय संविधान की रूढ़िवादी व्याख्या करने की बजाय, रूढ़िवादी व्याख्या करने की बजाय आधुनिकता पर आधारित व्याख्या करेगा। रूढ़िवादी व्याख्या करने की बजाय आधुनिकता पर आधारित व्याख्या करेगा, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देगा, आधुनिकता पर आधारित व्याख्या करेगा, आधुनिकता पर आधारित व्याख्या करेगा, जिससे कि एक रूढ़िवादी समाज को, जिससे एक रूढ़िवादी समाज को, रूढ़िवादी का ऑर्थोडॉक्स पुरानी सोच वाला, जिससे कि एक रूढ़िवादी समाज को आधुनिक समाज के रूप में, मॉडर्न सोसाइटी के रूप में, जिससे कि एक रूढ़िवादी समाज को आधुनिक समाज के रूप में रूपांतरित करने में सहायता मिले, जिससे कि एक रूढ़िवादी समाज को
आधुनिक समाज के रूप में रूपांतरित करने में सहायता मिले, ट्रांसफॉर्म करने में सहायता मिले। एक रूढ़िवादी समाज को आधुनिक समाज के रूप में रूपांतरित करने में सहायता मिले। इसका मतलब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आता है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदल देना। एक पुरानी सोच का आदमी है, जब उसको हमने नई सोच में डाल दिया तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधान के संदर्भ में ट्रांसफॉर्मेशन। और न्यायालय कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करेगा तो अब सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक जीवन मूल्यों के पक्ष में। तो जो नए रिसर्च आ रहे हैं, जो नए मूल्य आ रहे हैं, नई सोच आ रही है, नई सोच क्या है कि सबको बराबर करना, उसके आधार पर। और अगर परंपरागत समाज के मूल्य टकरा जाए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या हो रहा है, अंधेर हो रहा है, इस समलैंगिकता को मान्यता दे रहा है, तो कहेगा हम उसको नहीं मानते। हमारा उद्देश्य इस समाज को ट्रांसफॉर्म करना, और समाज को ट्रांसफॉर्म करने में संविधान एक माध्यम बनेगा। इसका मतलब समाज रूढ़िवादी, समाज परंपरागत है, समाज पुरानी सोच का है, और इस पुरानी सोच के भारतीय समाज को एक आधुनिक समाज में बदलने में संवैधानिक व्याख्याओं की भी भूमिका। और अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की, आप देखेंगे सबरी माला आगे पढ़ेंगे, उस समय ये चीज कि अब हम संविधान की ऐसी व्याख्या करेंगे जो आधुनिक जीवन मूल्यों के अनुरूप होगी। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक लाइन और इसमें लिखो आगे, रूपांतरकारी संविधानवाद का सिद्धांत, रूपांतरकारी संविधानवाद का सिद्धांत संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता को समाज के परंपरागत नैतिक मूल्यों पर, संवैधानिक नैतिकता को, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को संविधान के परंपरागत नैतिक मूल्यों पर, समाज के, सॉरी, संवैधानिक नैतिकता समाज के परंपरागत नैतिक मूल्यों पर संविधान के मूल्यों को वरीयता देता है। समाज के परंपरागत नैतिक मूल्यों पर संविधान के नैतिक मूल्यों को वरीयता देता है। संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत समाज के परंपरागत नैतिक मूल्यों पर संविधान के मूल्यों को वरीयता देता है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया मोरालिटी का, ये सब शब्द आ गया तो आपस में मिले हुए, बट हमें कंफ्यूज, और हमें लिखना है इसके बारे में, छोड़ना नहीं है कि ये क्या है। संवैधान, संवैधानिक, क्या मैंने लिखा, संवैधानिक नहीं, संवैधानिक, सॉरी, जो भी हो, संवैधानिक ये लिखना। हिंदी मतलब कुछ मामलों में केवल डिफिकल्टी हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बड़ा आसान। संवैधानिक नैतिकता, इसका मतलब अब देखो एक क्वेश्चन यहीं पर आ गया, एथिक्स या मोरालिटी। तो मोरालिटी क्या है? अगर बिल्कुल सामान्य शब्दों में कहें तो जो करने योग्य है, जो करना चाहिए, जो वर्क डूइंग है, वो जनरली एथिकल माना जाता है। जैसे कि चोरी नहीं करो तो ये अच्छी बात है, जो अच्छी बात है उसको नैतिक माना जाता है। दूसरों की सहायता करो, इसको एक नैतिक मूल्य माना जाता है। और अनैतिक वो होता है कि जो हमें नहीं करना है। यहाँ पर जनरली नैतिक और अनैतिक का निर्धारण समाज के अपने मूल्यों से होता है, जिसके तहत हम देखेंगे कि जनरली भारतीय समाज, संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, भारत का समाज समलैंगिकता को अनैतिक रीति घोषित करेगा। जनरली बहुत सारी ऐसी चीजों को अनैतिक घोषित कर देगा। और आज से अगर और पीछे जाए, भारत के समाज में 100 साल पीछे चले जाओ, तो अस्पृश्यता को नैतिक घोषित कर देगा। जो अस्पृश्यता का विरोध करता है उसको अनैतिक घोषित कर देगा। राजा राम मोहन राय को समाज भ्रष्ट सिद्ध कर देगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पापी मान लेगा। तो नैतिक और अनैतिक की मान्यताएं समाज की देन होती है, और इसमें कोई ऑब्जेक्टिवली नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली क्या सही है। ये समय समय पर बदलती भी, क्योंकि समाज की अपनी नैतिकता है। डूज एंड डोंट्स, नैतिकता को कहते हैं, तो समाज का अपना डूज एंड डोंट्स है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये समाज का अपना है। लेकिन समाज का डूज एंड डोंट्स कई बार संविधान के डूज एंड डोंट्स से टकरा जाए। जैसे रूढ़िवादी तत्वों के पास अभी भी जाओगे तो ये नहीं चाहती है, श्रेष्ठता तो बहुत जरूरी है, 4 वर्ड तो भगवान ने बनाया, फला चीज़ ये सब है। अनटचेबिलिटी को भी कई पुराने जमाने के लोग अभी भी सही ठहरा सकते हैं। तो उनका जो डूज एंड डोंट्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से टकरा रहा है अभी भी। चलो वो तो पुरानी बात होगी, बट समलैंगिकता के मुद्दे पे अभी भी अगर पुराने लोगों से बात करोगे तो कहेगा राम राम कितना बड़ा पाप है, ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, कैसा कोर्ट है, ये सब कह देगा कि काला कोर्ट तो बिल्कुल बेकार है। तो कहने का मतलब कि उनकी मान्यताएं हैं। बट कोर्ट यहाँ पर कह रहा है कि इस देश में अगर कोई चीज चलेगी तो वो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसका मतलब डूज एंड डोंट्स इस देश में संविधान से चलेगा। और यदि संविधान इक्वालिटी की बात करता है, यदि संविधान जाति भेद की मना नहीं करता है, यदि संविधान लिंग भेद की मना नहीं करता है, और फिर लिंग भेद का दायरा समलैंगिक तक और थर्ड जेंडर तक सबको ले जाए, और तब कहेगा कि समाज क्या सोचता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। समाज को सोचने हम किसको अपहोल्ड करेंगे, हम किसको वरीयता देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो डूज एंड डोंट्स करता है। और सच्चाई ये है कि मेरा डूज एंड डोंट्स और आपका अलग हो सकता है, हिंदू और मुस्लिम के अलग हो सकते हैं, कहीं 3 तलाक सही है, कहीं गलत है। अभी भी देखो कि इसको लेकर भी तो कई लोग कहते हैं कि नहीं तलाक की बिद्दत सही है, पुराना मामला सही है, कुछ लोग कहते हैं गलत है। कुछ लोग पर्दा प्रथा के पक्ष में और कुछ लोग पर्दा को स्त्री का शोषण मानते हैं। तो डूज एंड डोंट्स समाज में बदलता है। लेकिन हमने डूज एंड डोंट्स के रूप में किसको एक्सेप्ट कर लिया इस देश में, संविधान को। हमने इसको सर्वोच्चता दी है। इसका मतलब हमने कहा कि गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, वेद हो, सब इससे नीचे। और नए भारत में हमने इसको टॉप लेवल का स्वीकार किया। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि बुलडोजर है, ये आधुनिक भारत का बुलडोजर है, और इससे जो भी चीज टकराएगी वो चूर चूर हो जाएगी। चाहे वो 3 तलाक का कुरान का सिद्धांत हो, चाहे वर्ण व्यवस्था का वेदों का सिद्धांत हो, किसी का चाहे बाइबल का, ये बुलडोजर से टकराएगा और वो चूर हो जाएगा। तो एक तरह से इसी के बुलडोजरपन को फिर से वो सिद्ध कर कि अंत में इस देश में संवैधानिक नैतिकता चलेगी। संवैधानिक नैतिकता का मतलब कि संविधान के मूल्यों से यह देश चलेगा। कौन सा समुदाय क्या सोचता है, कौन सा व्यक्ति क्या सोचता है, कौन सा रिलीजन क्या सोचता है, इससे जजों को मतलब नहीं है। तो जज कह रहे हैं कि हमारा काम ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बनाएंगे, क्योंकि हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। समाज अगर हमारा विरोध करता है, मतलब एक तरह से उनको पता है कि इस निर्णय में बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे, तो उन्होंने पहले कह दिया कि तुमको जो सोचना है सोचो। हम संविधान की नैतिकता को, तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को आगे ले जाने की बात करता है। तो ये समलैंगिकता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उसके तर्क है। तो अगर 200-250 है तो 3-4 तक पर्याप्त है बड़ी। अब अगर इस पर हमें अपनी समग्र राय रखनी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है, इसको हमें किस रूप में देखना चाहिए, तो हम इसको सही ठहराएंगे एग्जाम में। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी नए वर्ग के अधिकारों को मान्यता मिल गई तो हमें रूढ़िवादी नहीं होना है, हमें उदार दृष्टिकोण से। और हमें कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है, संविधान के आदर्शों के अनुसार है, समानता, व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करता है, एक नए समूह के अधिकारों को मान्यता देता है, और इसलिए सही है, नए शोधों के अनुरूप है। समाज का एक हिस्सा जो सोचता है वो सोचे, लिखना नहीं समाज का हिस्सा। बट हमें बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता ऐसे आदर्शों, व्यक्ति की गरिमा को मान्यता देता है, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है, और नए वैज्ञानिक शोधों के अनुरूप है। तो ये हमने 21 के संबंध में होमोसेक्सुअलिटी के इशू को देखा। अब देखो इसके सामाजिक आदि आयाम पर हम लोग भी जानेंगे, ऐसे मुद्दे हैं जिसके कई आयाम होंगे। हम इसको पॉलिटिकल लिहाज से संवैधानिक तौर पर ये निर्णय सही माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 21 का एक हिस्सा अभी तक हमने देखा, इसके कई हिस्से मिले। जो पहला हिस्सा जो गरिमा से संबंधित है, जहां हमने देखा कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन की व्याख्या की गई, उसी गरिमा के हिस्से के रूप में समलैंगिकता जैसी अपरंपरागत चीजों को भी मान्यता दी गई। उसके बाद 21 का एक दूसरा आयाम शुरू होता है जो इससे बिल्कुल अलग है, पर वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि उसमें इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे आ जाए, दया, मृत्यु, यूथेनेशिया, अभी कई ऐसे मुद्दे चलते हैं। इसका मतलब कि 21 का एक हिस्सा तो ये था कि जीवन का अधिकार, पशु जीवन या गरिमा को, तो अभी स्थापित हुआ गरिमा को। अब आते 21 का एक दूसरा हिस्सा, तो हेडिंग दो, क्या जीवन के अधिकार ने
मरने का अधिकार भी शामिल है? क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? Does right to life include right to die also? क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? पब्लिक इसी को लिखो करके और कितने रूपों में, तो मूल मुद्दा तो यही है, बट इससे कुछ अप्लाइड मुद्दे निकलेंगे। आईपीसी की धारा 309, पब्लिक करके लिखो आईपीसी की धारा 309 या आत्महत्या का मुद्दा। 309 में आत्महत्या संबंधी प्रावधान, आईपीसी की धारा 309 या आत्महत्या का मुद्दा, आईपीसी की धारा 309 या आत्महत्या का मुद्दा। पब्लिक इसी से एक मुद्दा निकलेगा, वो लिखो दया मृत्यु, इसको यूथेनेशिया कहते हैं। उसी के लिए दूसरा शब्द इच्छा मृत्यु भी है, दया मृत्यु पब्लिक इच्छा मृत्यु, इंग्लिश में कहते हैं यूथेनेशिया का मुद्दा। तो देखेंगे वो इंडिया में डिबेट क्या है, कोर्ट ने क्या कहा, क्या हमारी राय होनी चाहिए। आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या, उसका संबंध इसी मुद्दे से कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई है कि नहीं, आत्महत्या करना किस लेवल का राइट है कि नहीं है, या दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि ये क्या भारत में मान्य है नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है। पब्लिक इसी में एक और चीज लिखो, गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार। अभी इसको सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है, गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार, राइट टू डाई विथ ह्यूमन डिग्निटी, गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार, गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार। अब देखिए जितने मुद्दे हैं सबके केंद्र में ये प्रश्न है कि क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। इसका मतलब आर्टिकल 21 के जीवन को अब एक दूसरे रूप में देखा जाए, और यहां भी देखेंगे अदालतों में ये प्रश्न उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है, इसलिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि 21 में जो जीवन है उसका अर्थ क्या है। और ये जो मैं समझा रहा हूं हो सके तो इसको भी चार्ट वार्ट को भी लिख लेना, जिससे कभी एक्सप्लेन करना चाहो तो किस मुद्दे को डील करें कि क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तो यूथेनेशिया भी क्लियर होगा, सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय क्लियर होंगे वो इसी मुद्दे पर टिके। जैसे हमने देखा निजता हो, चाहे जो मेनका गांधी के तक पे टिका था, गरिमापूर्ण बनाम सामान्य, तो यहां हो गया कि 21 में जीवन शब्द है। अब इस जीवन को लेकर एक नए दृष्टिकोण से बहस शुरू हुई और केस का नाम भी बताऊंगा कि किसमें क्या बहस थी, पर पहले उस बहस के केंद्र को समझो कि आर्टिकल 21 में यह है कि जीवन, तो जीवन के अधिकार में केवल जीना शामिल है या जीवन के अधिकार में जीना और मरना दोनों शामिल है। इस बात को लेकर विवाद हुआ कि क्या जीवन के अधिकार में 21 में केवल जीने का अधिकार शामिल है या जीवन के अधिकार में जीने का अधिकार तो है ही और उसके साथ साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। तर्क समझते हैं कि किस आधार पर ये दो बातें कही। वकीलों के एक समूह ने दावा किया कि जीवन के अधिकार में जीना और मरना दोनों शामिल है। उनका तर्क देखो, कभी एग्जाम में लिखना हो तो क्या उनका तर्क है, क्यों जीवन के अधिकार में मरना भी शामिल है। तो वकीलों के एक समूह ने तर्क दिया कि यदि जीवन व्यक्ति का अधिकार है तो अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति का उस पर स्वामित्व होना, व्यक्ति का उस पर नियंत्रण होना। जैसे कोई कहता है कि ये भवन मेरी संपत्ति है, इस पर मेरा अधिकार है, तो यदि कह रहे हैं कि इस भवन पर मेरा अधिकार है, इसका मतलब कि वह इस भवन का स्वामी है, इस भवन को नियंत्रित करने, उसके बारे में सभी निर्णय लेने का उसको अधिकार है। और यदि कोई व्यक्ति वास्तव में इस भवन का स्वामी है या किसी भी भवन का स्वामी है तो उसके तहत उस भवन को बनाए रखने का अधिकार भी शामिल है, उसको सजाने संवारने का अधिकार भी शामिल है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करने का भी अधिकार शामिल है। प्लस यदि उसकी कभी इच्छा हो कि नहीं इस भवन को गिरा देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए और इसको ध्वस्त करके तालाब बना देना चाहिए या सिंपली ध्वस्त कर देने का मन हो जाए, तो यदि वास्तव में भवन का स्वामी है, वास्तव में उसका फुल राइट है, तो इसमें अंतर्निहित है कि वह उस भवन को रख भी सकता है और उस भवन को ध्वस्त भी कर सकता है। लेकिन मान लो कि एक भवन है और जिसके बारे में आपको यह राइट है कि आप रह सकते हैं, उसको सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते, तो माना जाएगा कि उस भवन पर आपका पूर्ण अधिकार नहीं, आप उसके 100% मालिक नहीं, क्योंकि मालिकाना में अधिकार में स्वामित्व का भाव नहीं, ओनरशिप का भाव नहीं है। और आप देखिए जब राइट्स की फिलॉसफी आती है तो लोग राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन से तो लास्ट की जैसे विचार ओनरशिप से हमेशा राइट को जोड़ते हैं, लॉजिक ओनरशिप, इसका मतलब राइट में ओनरशिप का भाव। अगर मैं दावा करता हूं कि मेरा राइट है तो मैं उस चीज का स्वामी हूं और मैं अपने हिसाब से उसके बारे में निर्णय ले सकता हूं। तो पहला तर्क दिया गया कि यदि जीवन व्यक्ति का एक अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है, सामान्य अधिकार नहीं, तो यदि जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो इसमें अंतर्निहित है कि व्यक्ति को उसके जीवन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जैसे कि भवन पर उस व्यक्ति को पूर्ण नियंत्रण होगा। और इसमें शामिल है कि व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को रखे, उसको खुशहाल बनाए, उसको अच्छा बनाए, और यदि चाहे तो उस जीवन को नष्ट कर दे। सीधी सी बात है कि इस तर्क को यदि माने तो जीना भी एक अधिकार है जीवन के तहत और मरना भी एक अधिकार। इसका मतलब इस व्यू को यदि माने तो मरना एक फंडामेंटल राइट हो जाए। अगर इस व्यू को माने, अभी हम देखेंगे कि कोर्ट ने किसको कब मान्यता दी, कोर्ट ने सब, बट उसके क्रक्स को समझो कि ये व्यू अगर मान लिया जाए तब तो मरना फंडामेंटल राइट हो। अब अगर मरना फंडामेंटल राइट हो गया तो फिर आईपीसी में एक धारा है और आईपीसी की यह धारा 309 कहती है कि आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध, आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान। धारा 309 में इसको अपराध माना गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान। अच्छा ध्यान रखना, यहां पर हमेशा आता है आत्महत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। आत्महत्या करना अपराध नहीं है कानून के तहत। क्यों? क्योंकि यदि आत्महत्या कर बैठा तो उसको कौन सजा देगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए आत्महत्या करना अपराध नहीं, क्योंकि अगर कर बैठा फिर तो ना मोदी जी उसको पकड़ पाएंगे, कोई नहीं पकड़ पाएगा। आत्महत्या का प्रयास किया तो बेचारे ने प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ, तो एक तो उधर असफलता हाथ लगी, ऊपर से पुलिस अरेस्ट कर लेगी और मुकदमा चल जाएगा और सजा हो जाएगी। तो आत्महत्या का प्रयास करना, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक अपराध है धारा 309 के तहत। अब थोड़ा सा ये भूल जाओ कि नैतिक और क्या होना चाहिए, यहां पर संवैधानिक नजरिए से सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी देश में चलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से देखो कि यदि आत्महत्या का प्रयास करना एक अपराध है, ये चला रहा है, और अगर इस दृष्टिकोण को मान लें कि मरना एक मौलिक अधिकार, अगर ऐसा मान लें, अगर मैं क्या कि मरना एक मौलिक अधिकार है, तो इसका मतलब कि आत्महत्या भी मौलिक अधिकार है। आत्महत्या में व्यक्ति क्या कर रहा है, मर ही तो रहा है। ऐसे टॉपिक को मैं उठा रहा हूं कि बड़ा विवादित है, पर फिर भी बोलना पड़ता है, सब चीजें बोलने में डर भी लगता है, पर क्या किया जाए, बोल्ड होना पड़ेगा हमें। मरना एक फंडामेंटल राइट है, और यदि मरना एक फंडामेंटल राइट है तो इस लिहाज से आत्महत्या करना भी फंडामेंटल राइट है। और यदि आत्महत्या करना फंडामेंटल राइट है तो अगर उसने प्रयास किया तो फंडामेंटल राइट का प्रयास किया, फिर आप उसको जेल में कैसे डाल सकते हो। सीधी सी बात है कि 13+ बनना चाहिए। संविधान पूर्व की एक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, और अगर उल्लंघन करती है तो विधि खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर सेकंड वाली व्याख्या ली जाए तो ये इसी तरह यूथेनेशिया, आगे बढ़ेंगे। यूथेनेशिया का मतलब कि व्यक्ति अगर खुद ही मरना चाहता है, डॉक्टर उसको मरने में सहायता करता है, तो वो सब चीजें भी इस व्याख्या के अनुसार सही हो जाएंगी, क्योंकि मरना एक मौलिक अधिकार है। ये पहली व्याख्या। अब आते हैं कि कुछ विद्वानों ने इसको रिजेक्ट किया, कुछ वकीलों ने कहा नहीं, जीवन के अधिकार में केवल जीना शामिल है।
जीवन के अधिकार में केवल जीना शामिल है, जीवन के अधिकार में मरना शामिल नहीं। उनका तर्क देखिए कि क्यों जीवन के अधिकार में केवल जीना शामिल है और जीवन के अधिकार में मरना शामिल नहीं। ये जो व्यू है ये कहता है कि जीवन और मृत्यु परस्पर विरोधी है। जीवन और मृत्यु, लाइफ और डेथ परस्पर विरोधी हैं। इतने विरोधी कि एक दूसरे के साथ उनका अस्तित्व संभव नहीं है। बहुत ही दार्शनिक तर्क है। जब आप सुकरात को पढ़ेंगे, सोक्रेटिस एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है यूनान का, और सुकरात को अपने समय का बहुत बड़ा तर्कशास्त्री माना जाता है। इसी तर्क के कारण उसको मृत्युदंड की सजा दी गई थी। कितना बड़ा तर्कशास्त्री था कि वो किसी भी चीज को सिद्ध कर सकता था। उसके बारे में प्रचलित था कि वो एनीथिंग सिद्ध कर देगा, ये सिद्ध कर देगा दिन में कि अभी रात है, और उसके तर्क से आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई रात है। ऐसा तर्कशास्त्री था, अभी तक के विश्व का सबसे बड़ा तर्कशास्त्री। तो जब सुकरात को पढ़ोगे तो उसने आत्मा की अमरता का उसने प्रतिपादन किया। वो भी मानता था कि आत्मा अमर है, और उसने इसी तर्क का सहारा लिया। वो बहुत ही गंभीर तर्क है जिसमें उसने जीना मरना को कॉन्ट्राडिक्टरी दिखा के और तब आत्मा की अमरता को सिद्ध कर देता है। और प्रथम दृष्टि में देखने पे आपको मानना पड़ेगा कि बात तो सही बोल रहा है, उसको लॉजिक से काट ही नहीं सकता। तो चलो उस पे भी नहीं, क्योंकि वो फिर लंबा विषय है। यहां जानिए कि कुछ लोग कहेंगे, सुकरात जैसे लोग कहेंगे कि जीवन और मृत्यु परस्पर विरोधी है। इतनी विरोधी है कि एक साथ उसका अस्तित्व संभव नहीं है। और ये बात लॉजिक के तहत सही है। सुकरात आपसे पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति मृत है तो क्या तुम किसी भी प्रकार से कह सकते हो कि वो जीवित है? नहीं, मृत है इसमें अंडरस्टूड है कि जीवित नहीं। और यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो हम निर्णायक तौर पर कह सकते हैं कि वो मृत नहीं। तो कोई व्यक्ति एक साथ जीवित और मृत नहीं हो सकता। इसका मतलब इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना विरोधाभास है जीवन और मृत्यु में कि किसी प्रकार का उसमें सामंजस्य संभव नहीं। जैसे कई चीजों में सामंजस्य हो जाता है कि 10% ये भी है, 10% ये, बट यहाँ अपोजिट दिन और रात वाला मामला है कि जैसे दिन है तो रात नहीं है और रात है तो दिन नहीं है। शाम का कॉन्सेप्ट है, बट इसमें तो शाम भी नहीं है, या तो जीवित है या मृत है। तो कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि जीवन और मृत्यु परस्पर विरोधी है, और जो चीजें इतनी परस्पर विरोधी हैं वो एक साथ फंडामेंटल राइट नहीं हो सकती। भाई एक साथ जीने का भी और एक साथ मरने का भी फंडामेंटल राइट इसलिए नहीं हो सकता कि एकदम अपोजिट है। इसका मतलब एक साथ आप अच्छे और बुरे दोनों नहीं हो सकते। ये तर्क यहाँ पे चल रहा है। कोई कह सकता है थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, बट मृत्यु में थोड़ा जीना और थोड़ा मरना नहीं होता। आदमी पूरी तरह जिंदा है, पूरी तरह मृत है। तो कहा कि ये चीजें बिल्कुल अपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्शन है। और कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ही परफेक्ट, इतना परफेक्ट है कि व्यक्ति यदि जीवित है तो वो मृत नहीं है, और यदि व्यक्ति मृत है तो वो जीवित नहीं। और यदि दो चीजें इतनी अंतर विरोधी हैं तो एक साथ दोनों कैसे फंडामेंटल राइट हो सकता है? तो दोनों तर्क अपनी जगह बहुत शानदार है, दोनों तर्क में दम है। अब आते हैं कि किस केस में कौन सा तर्क सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग तर्क हमने समझ लिया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल जीना, और कुछ और उसका तर्क दे रहे हैं कि जीवन और मृत्यु विरोधी है, एक साथ नहीं हो सकता। और कुछ लोग कह रहे हैं जीना और मरना दोनों है, क्योंकि पूर्ण स्वामित्व की बात है, राइट्स की बात है, तो हम जिंदगी को रख भी सकते हैं और जिंदगी से परेशान हो तो जिंदगी को खत्म भी कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किस मत को कब स्वीकार किया। तो कुछ फैक्ट लिखो। रतिनम केस, पी रतिनम केस 1994 में, पी रतिनम केस 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। पी रतिनम केस 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि जीवन के अधिकार में, जीवन के अधिकार में जीने का और मरने का दोनों अधिकार शामिल है। जीवन के अधिकार में जीने का और मरने का दोनों अधिकार शामिल है। जीवन के अधिकार में जीवन का और मरने का दोनों अधिकार शामिल है। अर्थात मरना व्यक्ति का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। अर्थात मरना व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। अर्थात मरना व्यक्ति का मौलिक अधिकार। इसके आधार पर, इसमें लिखो, इसके आधार पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इसके आधार पर भारतीय दंड संहिता या आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को शून्य घोषित कर दिया गया, आच्छादित हो गया। देखो आच्छादन का सिद्धांत लागू किया। इसके द्वारा आईपीसी की धारा 309 को शून्य घोषित कर दिया गया। तो देखिए एप्लीकेशन आ गया ना आच्छादन का, एक फंडामेंटल राइट से टकरा गया। आईपीसी की धारा 309 को शून्य घोषित कर दिया गया। इसका मतलब यहां पे ये वाला जो केस था रतिनम केस में, न्यायालय ने सेकंड वाली व्याख्या को स्वीकार कर लिया, ये वाला कि जीवन में जीना और मरना दोनों शामिल है, और इसलिए 309 थोड़े समय के लिए शून्य हो गया। इसका मतलब कोई व्यक्ति उस दौर में अगर उसने आत्महत्या का प्रयास किया होगा तो उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको जेल में नहीं डाला गया होगा। अब आगे लिखो एक और केस, लेकिन ज्ञान कौर केस, ज्ञान कौर केस 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने, ज्ञान कौर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को बदल दिया। ज्ञान कौर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को बदल दिया, अपने निर्णय को बदल दिया और यह स्वीकार किया, अपने निर्णय को बदल दिया और यह स्वीकार किया, यह स्वीकार किया कि जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार शामिल है। और यह स्वीकार किया कि जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार शामिल है। जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार शामिल है, फुल स्टॉप। मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसके कारण आईपीसी की धारा 309 पुनः बहाल हो गई। इसके कारण आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड विधान या दंड संहिता, इसके कारण आईपीसी की धारा 309 पुनः बहाल हो गई, पुनः बहाल हो गई। अब इससे बढ़िया आच्छादन के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का क्या एग्जांपल मिलेगा? उस टाइम मैंने नहीं दिया था ये एग्जांपल। उस समय भी ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था, बट मुझे पता, उस समय बताता था, कंफ्यूज हो जाते कि ये क्या आत्महत्या XYZ, क्योंकि वो शुरुआती दौर था। और शुरुआती दौर में मैंने क्या कहा कि साथ साथ चलने, तो धीरे धीरे अब हम लोगों का मैच होता जा रहा है। अब धीरे धीरे आप उस लेवल पे आ रहे हैं, तो अब आप उसको लिंक करो कि कितना बढ़िया आच्छादन हुआ, ग्रहण लगा। किस निर्णय से लगा? वो रतिनम केस, क्योंकि एक नया फंडामेंटल राइट आ गया, मरने का अधिकार। और अगर मरने का अधिकार फंडामेंटल हो गया तो आईपीसी का शून्य हो गया 309। लेकिन ग्रहण हट भी गया। जब ज्ञान कौर केस में मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा तो अब 309 फिर विरोधी नहीं, तो 309 फिर से बहाल हो गई। तो वर्तमान स्थिति यह है कि ज्ञान कौर केस का निर्णय ही लागू है। तो वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और आईपीसी की धारा 309 बहाल है। लेकिन फिर इसमें एक नया पीछा गया, कभी और थोड़ा सा आ जाए कि अब देखो ये आईपीसी की धारा 309 तो बहाल है, तो खत्म नहीं हुआ, स्क्रैप नहीं हुआ। स्क्रैप का मतलब रिपील उसको नहीं किया पार्लियामेंट ने। लेकिन इस बीच एक फैक्ट लिखो जो इससे रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी कभी प्री में कहीं पर वो फैक्ट आपको आ सकता है, क्योंकि 4 कथन होते हैं, तो 3 कथन इससे होंगे, चौथा उससे होगा, क्योंकि वो भी रिलेटेड है।
संसद ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट संसद ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के द्वारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के द्वारा यह प्रावधान किया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के द्वारा यह प्रावधान किया कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाएगा। ये मेंटल हेल्थ केयर वो दिमागी वाला मामला है, तो उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाएगा और उसे सजा देने की बजाय, मान लीजिए कोई रोगी है, बीमार व्यक्ति, और उसे सजा देने की बजाय उसके सुधार का प्रयास किया जाएगा। रिफॉर्म होगा, सुधार के लिए भेजेगा। उसे सजा देने की बजाय उसके सुधार का, रिफॉर्म का, उसे सजा देने की बजाय उसके सुधार का प्रयास किया जाएगा। अब यहां पर देखिए कि एक नया आयाम आ गया। जब हम पढ़ते हैं दंड की अवधारणाएं या थियरीज ऑफ पनिशमेंट, तो समाज में दंड के अलग अलग लॉजिक रहे हैं। अभी जो दुनिया में एक सभ्य समाज में दंड के सिद्धांत में सुधारक सिद्धांत काफी वरीयता है। अब यह माना जा रहा है कि दंड का उद्देश्य अपराधी से बदला लेना नहीं होना चाहिए, उसको प्रताड़ित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि दंड का उद्देश्य मानवीय समाज में सुधार करना होना चाहिए, कई विचार के साथ। तो यहां पर हर जगह वो लॉजिक आ रहा है। तो यहां तो एक लॉजिक बनता भी है जो बहुत ही लॉजिकली ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो ये बात अंडरस्टूड है कि कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या का प्रयास करे तो मानना पड़ेगा कि अभी ओशो आवास में नहीं है। और मुन्ना भाई एमबीबीएस जो मूवी आई थी, तो उसकी शब्दावली का यूज करें, बड़ा ही लूज टाइप का शब्द है, बट बहुत ही अटैक करने वाला शब्द है कि अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस तो केमिकल लोचा हो गया है। उसमें लिखा है कि मुन्ना भाई केमिकल लोचा हो गया, मतलब केमिकल इधर से उधर हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर रहा है तो मतलब केमिकल लोचा हो गया, कुछ उसको मानसिक बीमारी होगी, क्योंकि जीवन अनमोल है, हम सभी जानते हैं। और डूबते को तिनके का सहारा, ये भी सत्य है। और ये भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अंत तक मरना नहीं चाहता। यक्ष युधिष्ठिर संवाद आपने सुना कि यक्ष ने जब युधिष्ठिर से बहुत सारे सवाल पूछे, महाभारत में प्रसंग आता है, तो उसमें एक सवाल ये भी पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर बताओ संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और तब युधिष्ठिर ने कितना सटीक जवाब दिया। उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन वो यही मानकर आचरण करता है और चलता है कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। बाद में किसी ने इस पर एक किताब भी लिखी कि हम न मरब मरी है संसार, कबीर या किसी ने कहा कि हम न मरब मरी है संसार। ये सिद्धांत पे संसार चलता है कि हम नहीं मरे, संसार मर जाएगा, तो मेरी संपत्ति, मेरा ये जो इतना एम्पायर बना के रखा है, ये रहेगा छून, बाकी सब कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य चला गया, अकबर आजम का साम्राज्य, कहां है साम्राज्य, उसके पता नहीं वो क्या कर रहा है, तो सब खत्म वो हो जाता है। बट एनीवे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं, क्योंकि मैंने नया फॉर्मूला निकाला वेलकम मूवी के बाद कि जब भी ऐसा होता है जैसे उदय सेठी अपने बोलता है कंट्रोल, तो उसकी भावनाएं कंट्रोल में आ जाती है, तो मैं भी बोलता हूं कंट्रोल। तो चलो अब आते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ये मानता है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही कि कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या कर रहा है तो मानकर चलो कि अभी वो व्यक्ति उस अवस्था एक्सट्रीम दुखी है, अभी वो विक्षिप्तता का शिकार है, क्योंकि कोई स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। और कल को यदि उसका ब्रेन वॉश किया जाए, उसको सही चीज बताई जाए, तो उसको ये एहसास होगा कि बच गया, मैं कितना बड़ा गलत निर्णय लेगा। इसका मतलब सुशांत सिंह राजपूत शायद अगर उसका ब्रेन वॉश हो जाता, इसलिए कहा जाता है कि कई बार इसमें बहुत सारी थियरी इस पर है, यदि आप जरा डिले कर पाए, मतलब कोई आपको अगर ये है कि ऐसा व्यक्ति, और ये कई बार ऐसा मिलता है फेसबुक पे, कई मैसेज देखे मैं भी डर जाता हूं, तो आखिरी मुलाकात है, लोग डराने के लिए भी लिखते हैं, सब डर जाते पता नहीं क्या करने वाला। तो ऐसी स्थिति में थियरी ये कहती है कि उसको एंगेज रखो, चाहे बातचीत में चाहे किसी चीज में, दूर हो तो उसे चैटिंग एक्सवाइजेड करते रहो, मतलब ये रखो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्षण ही होता है। ये सारा मनोविज्ञान कहता है जिस समय आप ये निर्णय लेता है, और लंबे समय तक वो क्षण नहीं टिक सकता, क्योंकि वो अननेचुरल, जीना नेचुरल, जीने की इच्छा नेचुरल, प्राणी मात्र में जीने की इच्छा ही नेचुरल है, मरने की इच्छा नेचुरल नहीं, नेचुरल होती सब एक आध व्यक्ति बिरला, मुझे नहीं लगता कोई भी मरना चाहता। तो कहने का मतलब कि वो क्षण में उसको केवल निकाल लेना, थर्मामीटर से वो डिग्री केवल पास हो जाए, उसके बाद टेंपरेचर सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि मेंटल हेल्थ केयर किसी थियरी पे चलता है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करे तो मानसिक बीमार है, केमिकल लोचा हो गया, और इसीलिए बीमार व्यक्ति को जेल में डालते हैं। 309 क्या है, ये तो बेचारा पहले ही परेशान है, क्योंकि उस आवास में कोई कर ही नहीं सकता, तो पहले ही इतना निराश है, हताश है, परेशान है, उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में डालती है, फिर उस पर मुकदमा चलता है। तो जो बची कुछ इच्छा जग सकती थी जीने की, सच्चाई है, तो वो हवालात में जाके, और हवा कमाई की लाभ ज्यादा मिलेगा, तो हवालात में जाकर बची कुछ इच्छा भी खत्म हो जाएगी, शायद ना भी करना चाहे तो फिर से पुलिस को देखेगा, आत्महत्या कर लेता हूं, बड़ा दुख। तो कहने का मतलब लॉजिक सही है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये कानून आत्महत्या को डिक्रिमिनलाइज करता है। ये ध्यान रखना, डिक्रिमिनलाइज का मतलब अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल देता है, डिक्रिमिनलाइज करता है। तो इस कानून के तहत आत्महत्या अपराध नहीं है, तो लेकिन ये कहता है कि उस व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं, उस व्यक्ति को फिर भी लिया जाएगा और उसको सुधार गृह में भेजेगा। वहां तमाम तरह के बापू आएंगे, कौन से बापू का नाम लो, क्योंकि सारे बापू तो फंस चुके हैं, मुरारी बापू नहीं, आसाराम तो फंस चुके, इसलिए बापू का नाम लेने में भी सोचना। पहले में घर से कभी बोलता था आसाराम बापू, पर आसाराम तो तमासाराम हो चुके हैं, कभी मैं बोल देता था फला निर्मल बाबा, तो थर्मल बाबा कौन से हो चुके। तो कहने का मतलब बापू भी बहुत कम बचे, और एक रामदेव का इक्वेशन आपको पता है, तो वेट कर रहा हूं कि कब वो सीसेट वाला पूरा होता है। डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो अब वहां पे उसको सुधार गृह में भेजा जाएगा, बड़े बड़े बाबा लोग आएंगे, मतलब अच्छे वाले बापू आएंगे, वो नहीं जो बच्चों के लिए हानिकारक है, बढ़िया वाला बापू आएगा और उसको जीवन के प्रति अनुराग पैदा करेगा, जीवन के प्रति उत्साह जगाएगा, और फिर उस व्यक्ति को रिलीज किया जाए। तो अब अगर यहाँ पर कभी ऐसे टेक्निकल दो लाइनें आए, तो देखो भारत में दो कानून अभी एग्जिस्ट करता, उचित तो ये होता, मैं कह रहा हूं उचित तो ये होता कि पार्लियामेंट 309 को रद्द करती, बट अभी तक चाहे उपेक्षा के कारण, चाहे असावधानी के कारण, जिस भी कारण से कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आपने पारित कर दिया 2017 में, आपने सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, अब अपराध नहीं रहा। दूसरी ओर आपकी धारा 309 अभी भी है आईपीसी, और वो इसको अपराध घोषित करती है। तो अब सोचो व्यवहार में क्या परिणाम होगा, वो कॉन्ट्राडिक्टरी लॉजिक कर रहे हैं। इसका मतलब यहां देखो व्यवहारिक स्थिति क्या है कि जब तक इसको रद्द नहीं किया जाता, तो सरकार ने शायद इसलिए माना कि जनरली अब पुलिस अधिकारियों को दोनों पता है, उसको ये भी पता है, ये भी पता है, तो इसलिए सामान्यतः उनसे यही अपेक्षा की जाएगी वो हमेशा इस वाले के पक्ष में जाए। आप कहेंगे नहीं कोई बदमाशी करे पुलिस वाला, तो कर सकता है तात्कालिक तौर पर, लेकिन जब अदालत में ले जाएगा, क्योंकि को हर चीज अदालत में चाहिए, तो अदालत में जाएगी तो जैसा आप पूछेंगे कि दारोगा जी जब ये मौजूद था, और आपको थोड़ा मानवीय होना चाहिए क्योंकि जज के सामने अलग मामला होगा, तो जब आपको ये सब पता था तो आपने ये वाला क्यों यूज किया, तो दारोगा जी क्या जवाब देंगे, कठिन होगा। तो इसीलिए एग्जिस्टिंग व्यवहारिक स्थिति है, और अगर फिर भी यूज किया तो ऑफ कोर्स कहेगा कि नहीं जेल से हटाओ, इसको भेजो सुधार गृह में, क्योंकि हमेशा न्यायालय अधिकारों के पक्ष में जाएगा, नागरिक के पक्ष में जाएगा। अब आपके जज भी भ्रष्ट हो जाए तो फिर कोई मतलब तो कोई भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए फिर भी हमें सलाह देना चाहिए, उचित ये होगा कि इसको रद्द कर देना चाहिए, ताकि 1% भी दुरुपयोग की गुंजाइश ना बचे। बट फिर भी अभी दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये रद्द नहीं किया गया।
और इसको डिक्रिमिनलाइज। फिर भी हमारी जो पूरी जुडिशियल सिस्टम है वो हमेशा इनोसेंस, हमेशा उसके पीड़ित के पक्ष में जाती है। तो जहां भी बेनिफिट ऑफ डाउट होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा पीड़ित के पक्ष में जाता है। तो ऑफ कोर्स जहां भी अप्लाई होगा व्यवहार को यही होगा, तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी इसी को अप्लाई करेगा। नहीं करता है तो फिर जज साहब वहां से यहां ले आए। लेकिन उचित ये होगा कि कंफ्यूजन दूर कर दिया जाए। तो ये एक मामला हमने देखा कि आत्महत्या का मुद्दा या आईपीसी की धारा 309 जो अभी भी टेक्निकली अस्तित्व में। अब जीवन और मरने के अधिकार में एक दूसरा मुद्दा लेते हैं जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, जिस पर अलग से चाहे ऐसे हो चाहे मेंस हो प्री हो, सब जगह सवाल है यूथेनेशिया का मुद्दा। तो यूथेनेशिया क्या होता है, भारत में उसके संबंध में संवैधानिक स्थिति क्या है। तो एक हेडिंग तो यूथेनेशिया या दया मृत्यु का मुद्दा। दया मृत्यु उसी को इच्छा मृत्यु कहते हैं। यूथेनेशिया सबसे पहले जानते हैं कि यूथेनेशिया किसको कहते हैं, फिर आएंगे कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका क्या स्टेटस है। यूथेनेशिया या दया मृत्यु, यूथेनेशिया या दया मृत्यु, इसकी परिभाषा लिखिए। यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग, इनक्यूरेबल डिजीज, इनक्यूरेबल जिसका इलाज नहीं है वो है, यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और कष्ट से बचने के लिए मृत्यु की मांग करता है, और कष्ट से बचने के लिए मृत्यु की मांग करता है, कष्ट से बचने के लिए मृत्यु की मांग करता है, तो उसे मृत्यु प्रदान करना, तो उसे मृत्यु प्रदान करना यूथेनेशिया कहलाता है, दया मृत्यु कहलाता है। तो उसे मृत्यु प्रदान करना यूथेनेशिया या दया मृत्यु कहलाता है, दया मृत्यु कहलाता है। अच्छा ये देखो कि भारत में हर चीज का एक लोकानुवाद या जन संदर्भ में प्रयोग होने लगता है। जैसे कई बार हिंदी अखबारों में आप पढ़ेंगे कि फला महिला बीमार पड़ गई, सारे बच्चे भूख से पीड़ित थे, तो जिलाधिकारी से यूथेनेशिया की अनुमति मांगी। वो केवल एक शब्द जाने, वो सही नहीं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना यूथेनेशिया मेडिकल साइंस का टर्म। महिला ने जिसकी अनुमति मांगी आत्महत्या की मांगी, आत्महत्या अलग है। भाई अगर किसी को भोजन नहीं है, परेशान है और वो जाकर के, और ये सब क्या है, सनसनीखेज फैलाने के लिए, बाकी अगर मरना है तो परमिशन क्या है। अगर किसी को इतना ये हो गया है, सीधी सी बात है, जिलाधिकारी से क्यों पूछ रहे हैं हमको परमिशन दे। बट ये सारा मामला क्या है, संज्ञान में आता है, हम और आप चिंतित होते हैं कि देश की हालत इतनी खराब हो गई कि कोई आदमी मरने की परमिशन मांग रहा है, लग रहा है कि परमिशन दे दे तो मर ही जाए, और उसको पता है कि परमिशन नहीं देगा, क्योंकि जिलाधिकारी देगा तो बेचारा उसकी आलोचना हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि वो यूथेनेशिया नहीं, वो तो सुसाइड। यूथेनेशिया हमेशा ध्यान रखना कि मेडिकल साइंस का टर्म है, इसका ओरिजिन मेडिकल साइंस से होता है, चिकित्सा शास्त्र से। और मेडिकल साइंस में इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है कि यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, इनक्यूरेबल डिजीज, जिसको कहते हैं उर्दू में मर्जला इलाज। तो अब कई लोग इसको भी मर्जला इलाज कहते हैं, बट मेडिकल साइंस में वो नहीं मानते, वो तो कोई डिजीज है ही नहीं, बट फिर भी लाइलाज रोग मतलब ऐसा रोग जिसका इलाज में उस तरह का, तो सोचो कोई उतना खतरनाक रोग हो गया जिसका कोई इलाज। और कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है जिसमें व्यक्ति को भी पता है और डॉक्टर को भी पता है कि थोड़े समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि इलाज नहीं है, और व्यक्ति कष्ट में भी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह व्यक्ति, वह रोगी डॉक्टर से अनुरोध करता है कि डॉक्टर साहब मुझे मृत्यु प्रदान कर दो, मुझे छुटकारा दे दो, मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो, कोई टैबलेट दे दो जिससे कि मैं शांतिपूर्वक मर जाऊं, तो अगर डॉक्टर उसको मृत्यु प्रदान करता है, इसको दया मृत्यु कहते हैं। इसलिए देखो दया और मृत्यु कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द कि मृत्यु में कैसे दया होगी, पर यहाँ कोई कह सकता है, क्योंकि एथिक्स के अलग अलग मायने होते हैं। यहाँ कोई कह सकता है कि नहीं ये तो एक प्रकार से दयापूर्ण कार्य है, कोई इसको गलत मानेगा, कोई सही डॉक्टर की आचरण हमारे और आपके जैसे लोग होंगे तो शायद पागल ही हो जाएंगे, क्योंकि परिस्थिति का एनालिसिस करना अलग है, परिस्थिति से गुजरना अलग है। फिर भी डॉक्टर ने एक बोल्ड निर्णय लिया कि डॉक्टर ने उसको मृत्यु प्रदान की, तो ये जो मृत्यु है ये यूथेनेशिया। यूथेनेशिया हमने समझा कि अगर असाध्य रोग से पीड़ित है, मृत्यु मांगता है, मृत्यु देना यूथेनेशिया। अब अगर भारत के संदर्भ में हम लोग इसकी संवैधानिकता का परीक्षण करें, क्योंकि इस पर भी कोर्ट के बड़े निर्णय है, जहां निर्णय वहां प्रस्तुति गुंजाइश बनती है, तो भारत में अगर इसकी संवैधानिकता की बात करें तो याद करो कि भारत में अभी जो जीवन और मरने के संदर्भ में निर्णय लागू है वो ये वाला है, ज्ञान कौर। और ज्ञान कौर में मरने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। अभी इंडिया में यही लागू कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं, इसका मतलब कि मरना मौलिक अधिकार नहीं है। अच्छा ये देखिए कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने आत्महत्या का प्रयास करने को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, चलो ये ठीक है। बट आईपीसी में ऐसी कई धाराएं हैं, धारा 306 और कई ऐसी धाराएं हैं जो कहती हैं कि आत्महत्या के प्रयास में सहायता देना अपराध है। वो चीज अभी दिखाया, ध्यान से सुनिए, आत्महत्या का प्रयास करना तो अपराध है, हालांकि अब मेंटल हेल्थ केयर ने उसको थोड़ा सा ये किया, बट जो अन्य धाराएं हैं वो अभी भी रिलेवेंट कि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है ये भी गलत है। और यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या के उस प्रयास में सहायता देता है, वो कहता है ये लो रस्सी बढ़िया से लटकाना, ये लो सब सामान में खरीद के ला देता हूं, तो इसका मतलब कि जिसने उस प्रयास में सहायता दी, जिसने रस्सी खरीद करना है, उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको समझाए, पर वो और कह रहा है कि हाँ रस्सी ला रहा कोई बात नहीं है और ऊपर बहुत बढ़िया है, ईश्वर का राज है, वहां कोई दुख नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति भी अरेस्ट होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर के संदर्भ में वो मुकदमा भारत के संवैधानिक नजरिए से देखें तो हो सकता है कि कहेगा कि ठीक है चलो मेंटल हेल्थ केयर के तहत इस रोगी पे कोई एक्शन लेंगे, लेकिन डॉक्टर पे तो एक्शन ले सकता है कि डॉक्टर ने उसको आत्महत्या के प्रयास में सहायता दी। तो भारत में यूथेनेशिया की क्या संवैधानिक स्थिति है इसको समझते हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि भारत में यूथेनेशिया अवैध होना चाहिए, मैं कह रहा हूं प्राइमा फेसी ज्ञान कौर के आधार पे, लेकिन नहीं, इसके कई आयाम हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर सेपरेट निर्णय। तो देखते हैं कि यूथेनेशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। तो हेडिंग कि भारत में यूथेनेशिया की स्थिति, और यहाँ पर हम लोग ऑफ कोर्स संवैधानिक स्थिति की बात करें। भारत में यूथेनेशिया की संवैधानिक स्थिति, भारत में यूथेनेशिया की संवैधानिक स्थिति, यूथेनेशिया की संवैधानिक स्थिति। इसका मतलब भारत के संविधान में कहीं भी यूथेनेशिया का कोई उल्लेख ही नहीं, कहीं पर यूथेनेशिया जैसी चीज है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो मौन है, पार्लियामेंट का अभी तो कोई इस तरह का लॉ ही नहीं जो यूथेनेशिया को रेगुलेट करता है, पर यूथेनेशिया का मुद्दा पूरी दुनिया में भारत में नया होता जा रहा है। तो जब भी ऐसा मुद्दा होगा तो आखिर में कोर्ट में मामला जाएगा। तो भारत में यूथेनेशिया के संदर्भ में जो नीति है या जो प्रावधान है वो न्यायालय के निर्णय से आते हैं, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट यूथेनेशिया अगर कभी आए में से कौन सा केस यूथेनेशिया से संबंधित सबसे प्रमुख केस है, तो हमें कहना चाहिए अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह यूथेनेशिया के बारे में, उसकी संवैधानिकता के बारे में निर्णय दिया है। तो आइए जानते हैं कि अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेशिया पर क्या कहा है। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसके निर्णय को समझने के लिए इस केस को समझना जरूरी है। देखो हर केस में कहानी जाना जरूरी है, क्योंकि कहानी अलग है, निर्णय अलग है, जहां निर्णय लिखा जाता है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसका निर्णय उसकी कहानी पे ही आधारित है। अगर कहानी नहीं पता है तो निर्णय समझ में नहीं आएगा कि कोर्ट ने ऐसी बात क्यों की, ये क्यों वैसे किया, क्योंकि जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है वो हमारे यहाँ लिख रहा है, उसके पीछे इसकी कहानी है। तो जानिए क्या है अरुणा शानबाग का मामला। इनका नाम जरूर आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई 2 साल पहले। बट अरुणा शानबाग एक महिला थी, एक अनाथ महिला थी, और मुंबई के एक अस्पताल में वो नर्स का काम करती है। ये बहुत पुरानी 3 दशक पुरानी बात।
एक अनाथ महिला थी, मुंबई के अस्पताल में नर्स का काम करती थी। वहां पर अस्पताल के वार्ड बॉय ने, मतलब वहां के जो स्टाफ रहे होंगे वार्ड वाले, उसने अरुणा शानबाग के साथ बहुत ही अमानवीय, बहुत ही घृणित, बहुत ही क्रूर तरीके से बलात्कार किया। कितने घृणित तरीके से बलात्कार किया, आप तो निर्भया कांड की रिपोर्टिंग करके कैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये इस तरह से भी कोई कर सकता है क्या? कि रॉड एक्स-वाई पता नहीं क्या, मतलब मनुष्य है या हैवान है, ये निश्चय करना कठिन है। तो कुछ वैसा ही काम अरुणा रामचंद्र शानबाग के साथ भी। अरुणा शानबाग के साथ जब उस तरह की खतरनाक घटना हुई तो अरुणा शानबाग कॉमा में चली गई। अब देखो, कॉमा भी मेडिकल साइंस का एग्जाम, और कॉमा का मतलब है कि व्यक्ति जीवन और मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। इसका मतलब व्यक्ति का हार्ट बीट चल रहा है, मतलब बायोलॉजिकली वो जीवित है, ब्रेन डेड नहीं हुआ, लेकिन मूर्छित है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, खाने का मतलब डेड की तरफ पड़ा। और कॉमा के व्यक्ति को बचाना बहुत कठिन होता है। यदि बहुत जल्दी उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिले तो ठीक है, वरना वो टिक नहीं पाएगा। मतलब कॉमा की स्थिति को समझना है तो अगर रामचरितमानस हमारे ग्रंथों में भी बहुत चीज मिल जाता है। तो उसमें देखो एक प्रसंग आता है, लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है। याद करिए कि लक्ष्मण और मेघनाथ का जो पहला युद्ध होता है, तो हमेशा जैसे हिंदी फिल्मों में होता है कि पहले युद्ध में विलेन हावी होता है, बाद में हीरो उसको दौड़ा दौड़ा के मारता है। तो वैसा ही मामला हुआ था कि पहला जो युद्ध हुआ लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी का, तो मेघनाथ ने एक शक्ति चला, तो शक्ति इतनी प्रबल थी कि प्रसंग आता है कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए, और मूर्छित ऐसे हो गए कि एकदम निष्प्राण की तरह हो गए, क्योंकि राम जी विलाप करने लगे। इसका मतलब यदि भारतीय पौराणिक परंपरा को आप देखेंगे तो दो बड़े नायक हैं, राम और कृष्ण। लेकिन कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण माने जाते, तो माखन भी चुरा लेते, गोपियों को भी छेड़ देते। मतलब कृष्ण का कैरेक्टर है, समय पे गुस्सा आएगा तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के औरत का पहिया लेकर भीष्म पितामह को मारने के लिए भी चले जाएं कि अर्जुन तुमसे नहीं हो रहा है, इसके तुम्हारा दादा है, तो मैं ही इस पापी को खत्म करता, क्योंकि ये कौरव के साथ खड़ा है। तो अर्जुन हाथ जोड़ के नहीं, अब मैं युद्ध करूंगा। तो कहने का मतलब इसलिए कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण है, सब कुछ है। लेकिन राम के बारे में क्या सुनते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये राम एक अलग किस्म के नायक है, मर्यादाशील, वो वाला कि अगर सिद्धांत की बात आएगी, नीति की बात आएगी, धर्म की बात आएगी, तो अपनी पत्नी को भी वनवास देने से नहीं चुके। अपनी मीमांसा अलग होती है, पर फिर भी मतलब कि अगर कोई आक्षेप लगा देगा, जो एक कहावत है कि सीजर्स वाइफ शुड बी एबव सस्पिशन, इसका मतलब जो समाज के टॉप के लोग हैं उनका जीवन संदेह रहित होना चाहिए। अगर 1% भी डाउट है तो उसको तो फॉर एग्जांपल जो भी, तो वो वाले मर्यादा पुरुषोत्तम है, धीर गंभीर। कभी हमने ये नहीं सुना कि वो माखन चुरा लेते थे, कभी ये नहीं सुना कि किसी गोपी को छेड़ देते थे राम जी, बल्कि उस युग में जब बहु विवाह था, स्वयं राम के पिता की 3 रानियां, दशरथ, 3 या 4 कितना, 3, उस समय भी राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया। जब राजसूय यज्ञ किया सीता को वनवास देने के बाद, तो वहां भी सीता की प्रतिमा लगाई गई सोने। ये सब रेफरेंस उत्तर रामचरित में मिलता है जो वाल्मीकि के बाद का। तो कहने का मतलब कि राम एक धीर गंभीर है, कृष्ण की तरह नहीं कि कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं। राम में एक मर्यादा है, इसलिए मर्यादा। लेकिन इसलिए आप देखेंगे रामायण काल में राम को बहुत कम जगहों पे रोते हुए दिखा, मतलब कितनी भी बड़ी लड़ाई हो राम धैर्य से है। राम कब रोते हैं? जब लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है। कहने का मतलब स्थिति जरूर गंभीर रही हो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्थिति जरूर गंभीर रही होगी कि राम जैसे नायक को भी विलाप करना पड़ा। इसका मतलब है कि वही था कॉमा, कि वो कॉमा में चले गए होंगे, उसको मूर्छा कहा गया। और फिर आपको बताइए कि कैसे सुसेन वैद्य आया, तो बोला सूर्योदय से पहले ही मूर्ति चाहिए। कॉमा का व्यक्ति ज्यादा नहीं टिक पाता है, तो लक्ष्मण जी के लिए तो हनुमान जी मौजूद थे, मतलब अपनी है कि गए कोमली के लिए, पता नहीं कैसे ले आए, बट जो भी हो। तो उस टाइम पे साइंस इतना डेवलप नहीं था, इसीलिए सुसेन वैद्य को वो सब, बट अरुणा शानबाग के समय साइंस डेवलप हो गया। और आज हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं जीवन रक्षक प्रणाली, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब कि कॉमा के व्यक्ति को यदि हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखते हैं तो उसको लंबे समय तक जिंदा रखा जा सकता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है कि खुद सांस नहीं ले पा रहा है तो नसों में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है तो नसों के द्वारा उसको न्यूट्रिएंट्स दिया जा रहा है। इसका मतलब पूरे बॉडी को संचालित कर रहा है, वो सिस्टम मॉडर्न साइंस के पास मौजूद है। तो चूंकि अरुणा शानबाग का केस अस्पताल का केस था, कहीं गांव देहात में होता और अपने ऐसे प्रांतों में होता तो वो संभव नहीं था, बट मुंबई का मामला था और अस्पताल और बढ़िया अस्पताल, तो ऑफकोर्स लाइफ सपोर्ट अवेलेबल था, तुरंत उसको डाला। उसके बाद उसको रिकवर करके अरुणा शानबाग को ठीक करने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन अरुणा शानबाग कॉमा में, और आखिर में देखिए कॉमा में लास्ट में उसकी कई 1.5-2 दशकों के बाद मृत्यु हुई। बट इसी बीच जब वो कॉमा में थी तो एक केस हुआ अरुणा शानबाग केस। अब आप कहेंगे कि जब अरुणा शानबाग कॉमा में है तो केस उसने कैसे किया? ये भी एक बात है कि जब अरुणा शानबाग कॉमा में है तो उसने केस कैसे किया। अब यहां देखो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 145 है, उसको पढ़ लिया गया, जो न्यायालय को अधिकार देता है कि वह अपनी कार्यप्रणाली का निर्धारण खुद करे। इसका मतलब कोर्ट कैसे चलेगा ये चीफ जस्टिस तय करेगा। तो यहां पर अगर वैलिड रीजन है तो वो कुछ भी कर सकता है, कोर्ट अपनी कार्यप्रणाली को बदल सकता है। तो अरुणा शानबाग को कॉमा में थी तो मुकदमा कर ही नहीं सकती, लेकिन अरुणा शानबाग की ओर से एक वकील ने मुकदमा किया, मुंबई के एक वकील, और उसने कोर्ट में यही कहा कि मेरा मुकदमा नहीं है, अरुणा शानबाग का मुकदमा है, क्योंकि वो कॉमा में वो नहीं आ सकती। तो आप मानो कि मामला उसका, मैं उसका मुद्दा उठा, तो इसीलिए अरुणा शानबाग ने खुद मुकदमा नहीं किया, बट फिर भी एग्जाम में क्या लिखा है? अरुणा शानबाग केस। कोर्ट ने कहा ठीक है, इस मुकदमे को अरुणा शानबाग का मुकदमा माना जाए। इस मुकदमे में अरुणा शानबाग की ओर से उस वकील ने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की कि अरुणा शानबाग का यूथेनेसिया कर दिया जाए, ताकि अरुणा शानबाग की ओर से ये पिटीशन दे रही हूं कि इसका यूथेनेसिया किया जाए। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वही भारत में यूथेनेसिया के संबंध में एक पूरा डिफाइनिंग निर्णय दिया। तो बैकग्राउंड हमने जान लिया कि कैसे अरुणा शानबाग। अब देखिए मुख्य चीज जो एग्जाम में लिखना है कि अरुणा शानबाग केस में क्या निर्णय दिया गया। तो देखो क्या निर्णय, इसको चार्ट के द्वारा जैसा मैं लिख रहा हूं आप भी बनाइए। अरुणा शानबाग केस का संबंध किससे? दया मृत्यु से, यूथेनेसिया से, यूथेनेसिया या दया मृत्यु से इसका संबंध है। अरुणा शानबाग केस में न्यायालय ने यूथेनेसिया के 2 प्रकार बताए। अब देखो वर्ल्ड में ये नहीं, वर्ल्ड में यूथेनेसिया का प्रकार नहीं है, बट हमारे यहां है, क्योंकि अरुणा शानबाग के संदर्भ में 2 प्रकार बताए गए। एक होगा सक्रिय दया मृत्यु, एक्टिव यूथेनेसिया, सक्रिय दया मृत्यु, और दूसरे को नाम दिया गया निष्क्रिय दया मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया। न्यायालय ने दया मृत्यु के 2 रूप बताए। जब भी हमें भारत में लिखा तो ये पूरा डिस्क्राइब करेंगे भारत में दया मृत्यु के 2 रूप, क्योंकि कोर्ट ने अप्रूव किया। पहला है सक्रिय दया मृत्यु और दूसरा है निष्क्रिय दया मृत्यु। इसकी परिभाषा लिखो। सक्रिय दया मृत्यु का अर्थ है, सक्रिय दया मृत्यु का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं अपने दम पर जीवित है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं अपने दम पर जीवित है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं अपने दम पर जीवित है, उसके द्वारा मांगे जाने पर उसे मृत्यु प्रदान कर, उसके द्वारा मांगे जाने पर उसे मृत्यु प्रदान कर, उसके द्वारा मांगे जाने पर उसे मृत्यु प्रदान कर। इसका मतलब ये वेस्ट वाला है, जो प्रचलित है वो यही वाला है। तो उसको हमारे यहाँ तो वेस्ट में या यूरोप में, अमेरिका में एक ही दया मृत्यु है, वो यही वाला है कि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, डॉक्टर से कहता है और डॉक्टर उसको यूथेनेसिया करते हैं। तो ये हो गया सक्रिय। बट हमारे यहाँ निष्क्रिय को भी परिभाषित किया, तो निष्क्रिय को लिखो। इसका अर्थ है निष्क्रिय दया मृत्यु, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पास से जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लेना,
किसी व्यक्ति के पास से जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लेना जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति से जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब यहां पर आप सक्रियतापूर्वक मृत्यु दे रहे हैं, व्यक्ति अपने बलबूते पर जीवित है, और यहां पर कॉमा में चला गया और उसकी डेथ हो जाती अगर आपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाया, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाए, खुद नहीं खा पाएगा तो डेथ हो जाएगी। तो अपने दम पर चिंता नहीं, पर आपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा दिया, और जब आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लेंगे तो वो चीज जो मृत्यु को ले जाएगी वो कहलाएगी निष्क्रिय दया मृत्यु। तो न्यायालय ने पहले दो क्लासिफिकेशन किया, फिर आगे लिखो। न्यायालय ने सक्रिय दया मृत्यु को अनुच्छेद 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत, न्यायालय ने सक्रिय दया मृत्यु को अनुच्छेद 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का विरोधी माना, मतलब अवैध माना। न्यायालय ने सक्रिय दया मृत्यु आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का विरोधी माना। लॉजिक आपको समझ में आएगा कि ज्ञान पर वाला मामला है, मरना मौलिक अधिकार नहीं। तो यहां पर कोई व्यक्ति मरना चाह रहा है तो ये नहीं होगा। तो भारत में जो मेजर यूथेनेशिया है, जो वेस्ट में जिसको यूथेनेशिया कहते हैं, या जो यूथेनेशिया का मुख्य प्रकार है, वो भारत में असंवैधानिक है। इसका मतलब जो यूथेनेशिया असली वाली जो ज्यादातर होती है वो भारत में असंवैधानिक है 21 के खिलाफ। फिर आगे लिखो, लेकिन न्यायालय ने निष्क्रिय दया मृत्यु को वैध माना। न्यायालय ने निष्क्रिय दया मृत्यु, पैसिव यूथेनेशिया को वैध ठहराया। न्यायालय ने निष्क्रिय दया मृत्यु को वैध ठहराया, निष्क्रिय दया मृत्यु को वैध ठहराया। इसका मतलब कोर्ट ने भारत में इसकी परमिशन दी। तो इस पर सवाल बड़े टेक्निकल आते हैं। तो दो चीजें ध्यान रखें कि अगर दो कथन आ जाए तो पहली दफा में आपको लगेगा कि दोनों कथन कॉन्ट्राडिक्टरी, एक ही सही होगा, पर दोनों को सही करते हैं। यदि पहला कथन हो कि भारत में दया मृत्यु असंवैधानिक है तो सही माना जाएगा, क्योंकि ये जो दया मृत्यु का मेजर पोर्शन तो ये असंवैधानिक है। लेकिन दूसरा कथन आ जाए कि भारत में निष्क्रिय दया मृत्यु संवैधानिक है तो वो कथन भी सही है। इसका मतलब स्थिति है कि ये वैलिड है और ये वैलिड है। तर्क क्या है कि यहाँ पे व्यक्ति अपने दम पर जीवित है और उसकी सांसें अपनी सांसें हैं, खुद सांस लो, तो आप उसको मार रहे हैं, उसका प्राणांत कर रहे हैं, जो 21 के तहत परमिटेड है। मरना उसकी चॉइस से भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति अपने दम पर जीवित नहीं और व्यक्ति की सांसें उसकी अपनी सांसें नहीं, यहाँ पर समाज ने उसको सांस दे रखी है, तो यहाँ पर समाज उसकी सांसें छीन रहा है। लेकिन यहाँ समाज केवल अपनी सुविधा वापस ले रहा है, समाज उसको मार नहीं रहा। समाज ने जो लाइफ सपोर्ट दिया हुआ है केवल कह रहा है कि हमारा लाइफ सपोर्ट दे दो, उसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे समाज ने मारा नहीं, समाज ने अपनी सुविधा ली, बट यहाँ समाज के बिना भी व्यक्ति जीवित था और समाज ने उसको समाप्त किया। तो ये अवैध है और ये वैध है। फिर आगे लिखो, किंतु न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि निष्क्रिय दया मृत्यु जिसकी परमिशन दी वो वाला, न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि निष्क्रिय दया मृत्यु को लागू करते समय भी, निष्क्रिय दया मृत्यु को लागू करते समय भी कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। निष्क्रिय दया मृत्यु को लागू करते समय भी कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। एक एक करके लिखो। पहला, परिवार ऑब्लिक केयर टेकर। परिवार ऑब्लिक केयर टेकर, तो या तो परिवार, और जैसे अरुणा शानवाग अनाथ थी तो जो भी उसका केयर टेकर है कोई तो उसको लाइफ सपोर्ट पे लेकर बैठा है, तो जो केयर टेकर है, परिवार ऑब्लिक केयर टेकर की अनुमति जरूरी है। परिवार ऑब्लिक केयर टेकर की अनुमति जरूरी है। परिवार ऑब्लिक केयर टेकर की अनुमति जरूरी है। सेकंड, डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पुष्टि किया जाना जरूरी है। डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पुष्टि किया जाना जरूरी है, अप्रूव किया जाना जरूरी है। डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पुष्टि किया जाना जरूरी है। और तीसरा लिखो, हाई कोर्ट के जज के द्वारा, थर्ड पॉइंट, हाई कोर्ट के जज के द्वारा पुष्टि किया जाना जरूरी है। हाई कोर्ट के जज के द्वारा पुष्टि किया जाना जरूरी है। इसका मतलब कि पैसिव यूथेनेशिया किया जा सकता है लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो जाए, क्योंकि भारत जैसे देश में हर चीज का दुरुपयोग हो सकता है। वही बात है कि कोई एक आदमी जाएगा, सर जी एक आइडिया है, दूसरे के पास क्या आइडिया है भाई, तो देश में एक्सीडेंट तो होता ही है, हम अपना ट्रक उसके कार से टकरा देते, एक से एक आदमी बैठा है, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद डॉक्टर भी अपने पॉकेट में है, वो कॉमा में चला जाएगा, घोषित कर देगा, कॉमा में चला जाएगा, यूथेनेशिया कर देगा। मतलब 21। तो भारत में हर चीज का दुरुपयोग संभव है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि यूथेनेशिया किया जा सकता है, वो भी पैसिव, लेकिन कुछ शर्तें। सबसे पहली बात कि परिवार या केयर टेकर की अनुमति जरूरी है। इसका मतलब पहले जाकर पूछेगा उसकी फैमिली से कि क्या आप चाहते हैं यूथेनेशिया, क्योंकि व्यक्ति तो कॉमा में, परिवार नहीं है तो केयर टेकर। तो अरुणा शानवाग का यूथेनेशिया नहीं, यद्यपि परमिशन हुई कि यूथेनेशिया हो सकता है, पर अस्पताल जो उसका केयर टेकर था उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम इसका केयर करने में सक्षम है। इसलिए परिवार केयर टेकर की मान लो कि उस पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है, अब कोई बहुत इतना गरीब है कि सब जमीन जायदाद बेच के कानून की पूर्ति करे तो कैसे संभव है। तो कहा कि ऐसी स्थिति में यदि परिवार सक्षम नहीं है तो परमिशन दे सकता है, बट यहाँ पर अरुणा शानवाग का यूथेनेशिया नहीं हुआ क्योंकि अस्पताल में अनुमति नहीं थी। तो पहला परिवार या केयर टेकर। सेकंड की डॉक्टरों के एक पैनल के द्वारा पुष्टि की जाए। इसका मतलब उसके बाद मेडिकल पैनल बैठे एक्सपर्ट डॉक्टर से सर्टिफाई करेंगे कि दिस इज अ फिट केस फॉर यूथेनेशिया। इसका मतलब बताएंगे कि असाध्य है और 1% भी गुंजाइश नहीं। इसका मतलब अगर 1% भी गुंजाइश है, और याद करो वही वाला मुन्ना भाई, कौन सा है उसमें, अरविंद भाई है, कौन सा भाई है जिसको झप्पी दे के अंत में, आनंद भाई, गुड, आनंद भाई। तो अगर आनंद भाई के 1% की रिकवर होने की गुंजाइश है कि मुन्ना भाई झप्पी दे के, और कई चीजें कितना अच्छा मैसेज देती है कि मतलब मेडिकल से अलग भी कई चीजें बहुत सही चीज है कि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से चलती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस, हमें कई बार लगता है, कई बार आप बहुत थक जाते हैं कम काम करके, और कई बार खूब, मुझे ऐसा हमेशा फील होता है, खूब बहुत काम करने के बाद कोई थकावट नहीं होती, उसका कारण हैप्पीनेस होता है कि अगर किसी लेवल की हैप्पीनेस है तो बहुत चीजें हमारे दिमाग से गायब होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि डॉक्टरों का पैनल ये सर्टिफाई करेगा कि नहीं, आनंद भाई का मामला बिल्कुल बिगड़ चुका है और इसके रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद हाई कोर्ट का एक जज पूरे मामले को देखेगा, क्योंकि कहीं डॉक्टर भी गया तो हाई कोर्ट का जज देखेगा कि डॉक्टर आदि ने सही तरीके से सब कुछ किया कि नहीं, फॉर्जरी तो नहीं है। और जब ये सारे प्रोसेस पूरे होंगे उसके बाद ही जीवन रक्षक प्रणाली हटाई जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि यूथेनेशिया के संदर्भ में वर्तमान स्थिति है कि सक्रिय यूथेनेशिया अवैध है, लेकिन निष्क्रिय यूथेनेशिया भारत में शर्तों के साथ, वो भी ये नहीं कि गया और उठाकर फेंक दिया, जीवन रक्षक शर्तों के साथ निष्क्रिय यूथेनेशिया की अनुमति है। तो यहां तक हमने देखा यूथेनेशिया पर मेजर चीजें तो 2011 में ही अरुणा शानवाग केस में डिसाइड हो गई, बट इधर 2018 में भी आप अखबार पढ़ने, हमेशा कहता हूं तो अखबार वगैरह में वो सब खबरें तो पढ़िए कि फला का चैन चीन के बाद गया तो उसने उसको वो सब पढ़िए, बट साथ में थोड़ा इस तरह की खबरें हिंदी अखबार में कम आती जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस में भी कहीं मिले, मैगजीन में तो उसको जरूर एक बहुत बड़ी खबर आई कि गरिमापूर्ण तरीके से जीवन के अधिकार को मान्यता मिली, यूथेनेशिया को मान्यता मिली। तो वो 2018 में एक नया निर्णय, इसमें एक नया आयाम जुड़ता है। तो यहां तक हमने समझ लिया, अब इसी को एक्सटेंड करते हैं। तो हेडिंग दीजिए, गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार। अब देखो इसी में एक नया आयाम आगे जुड़ेगा, गरिमापूर्ण तरीके से
गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार, राइट टू डाई विथ ह्यूमन डिग्निटी, गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार। 2018 में, इसको लिखिए, 2018 में कॉमन कॉज, अब देखो कॉमन कॉज एक संस्था का नाम, एक संस्था का नाम है कॉमन कॉज। 2018 में कॉमन कॉज संस्था द्वारा दायर की गई जनहित याचिका, उसी को कहते हैं पीआईएल, वो आगे पढ़ेंगे जुडिशरी में बहुत विस्तार से कि पीआईएल क्या होता है। 2018 में कॉमन कॉज नाम की संस्था के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर विचार करते हुए, कॉमन कॉज द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने पुनः निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराया। न्यायालय ने पुनः निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराया। तो एक तरह से अरुणा शानबाग के निर्णय की फिर से पुष्टि की, पुनः निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराया। और इसी संदर्भ में गरिमापूर्ण तरीके से मरने के अधिकार को, इसी संदर्भ में गरिमापूर्ण तरीके से मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। गरिमापूर्ण तरीके से मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। कौन सा केस था? कॉमन कॉज केस। गरिमापूर्ण तरीके से मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने ठीक से इसको नहीं समझा, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये लगता है मरने का अधिकार फंडामेंटल राइट हो गया, लगता है कि आत्महत्या करना सही हो गया। नहीं, अभी वो नहीं हुआ। बट ये भी तो अगर दो चीज आ जाए, मान लो एग्जाम में दो लाइन और हमें दोनों में से एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, ये करना। पहली लाइन हो कि भारत में मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, और दूसरा लाइन हो कि भारत में गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार। तो हमें दोनों लाइनों को सही है, कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। ज्यादातर लोग कहेंगे मौलिक अधिकार मरना नहीं है तो ये गरिमापूर्ण कैसे, पर दोनों सही। मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये सही है, और गरिमापूर्ण तरीके से मरना मौलिक अधिकार ये भी सही है। केवल दोनों के थीम को समझना। तो कुछ मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, उसको लिखो। न्यायालय के अनुसार, ये कॉमन कॉज केस का ही निर्णय है। न्यायालय के अनुसार असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन काल में एक वसीयत बना सकता है। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन काल में एक वसीयत को इंग्लिश में कहते हैं विल, एक वसीयत बना सकता है, जिसे लिविंग विल, हिंदी में भी इसको लिविंग विल ही लिखेंगे, जिसे लिविंग विल का नाम दिया गया। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन काल में एक वसीयत बना सकता है, जिसे लिविंग विल का नाम दिया गया। लिविंग विल के द्वारा व्यक्ति यह घोषणा कर सकता है, व्यक्ति यह घोषणा कर सकता है कि यदि भविष्य में, लिविंग विल के द्वारा व्यक्ति यह घोषणा कर सकता है कि यदि भविष्य में वह कॉमा में चला जाए, तो उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर न रखा जाए। भविष्य में यदि वह कॉमा में चला जाए तो उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर न रखा जाए, बल्कि उसे गरिमापूर्ण तरीके से मरने दिया जाए। उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर न रखा जाए, बल्कि उसे गरिमापूर्ण तरीके से मरने दिया जाए। व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से अधिक बार ऐसा लिविंग विल बना सकता है। और उसे बदल भी सकता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से अधिक बार ऐसा लिविंग विल बना सकता है और उसे बदल भी सकता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में मरना एक फंडामेंटल राइट है, अपने आप में मरना फंडामेंटल राइट है, बट एक विशेष परिस्थिति की बात है, सबके लिए नहीं, पर कुछ खास लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन में एक नया आया कि गरिमापूर्ण जीवन में गरिमापूर्ण तरीके से मरना शामिल है, उसमें भी जीवन की गरिमा। और ये तब है कि यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग, आप देखेंगे कि उस डिसीजन, वो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें क्या वर्ड यूज किया है, इफ ए टर्मिनली इल पेशेंट, ये वर्ड टर्मिनली इल का मतलब असाध्य। टर्मिनल कहते हैं लास्ट पॉइंट, आप देखते हैं जहां पर ट्रेन खत्म होती है उसको टर्मिनल कहते हैं, इसके बाद रास्ता नहीं है, टर्मिनेट करता। तो कहने का मतलब टर्मिनली इल पेशेंट, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति। और मान लो कि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, अभी वो होश हवास में, पर सारे डॉक्टर्स ने उसको कह दिया है कि 1-2 महीने 15 दिन के बाद आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, आप कॉमा में चले जाएं, और कॉमा में जाने के बाद फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब यहां पर उस व्यक्ति को यह पता है कि वो असाध्य रोग से पीड़ित है, उसको यह भी पता है कि वो कॉमा में जाए, और उसके बाद उसको पता है कि कॉमा में लंबे समय तक भी लोग जीवित रहते हैं। अरुणा शानबाग को कई सालों तक जीवित रखा गया, लेकिन वही बात है कि कॉमा में जीना मरना का कोई मतलब नहीं, व्यक्ति केवल मतलब टेक्निकली जिंदा है, बाकी तो मृत की तरह तो रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि नहीं, मैंने एक स्वाभिमानी, व्यक्ति ऐसे हो सकते कि मैंने बहुत ही स्वाभिमानपूर्ण जीवन जिया है, मैं अपने जीवन में किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा, मैंने हर काम अपना खुद से किया, किसी पे निर्भर नहीं रहा, बहुत ही बोल्ड जीवन जिया है। और आप देखो प्रकृति ने ऐसा किया कि मरने के टाइम पे निर्भरता हो, क्योंकि कोई ना कोई लाइफ सपोर्ट पे लाएगा, सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए। व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ये मेरी गरिमा के प्रतिकूल होगा कि अगर मैंने इतना बड़ा स्वाभिमानी जीवन जिया है तो मरने के बाद लोग ये ना कहें कि वो तो लाइफ सपोर्ट पे इतने दिन तक रहा, उसको लगता है कि उसकी डिग्निटी के खिलाफ। तो ऐसे व्यक्ति को केवल मरने का अधिकार है, ध्यान रखना, सबको नहीं है। कोई अगर ये निर्णय लेके जाके आत्महत्या करने चले जाए तो नहीं चलेगा, ये केवल उसी के लिए है जो टर्मिनली इल पेशेंट है, भविष्य में कॉमा में जाने की बात। तो ऐसा व्यक्ति एक विल बनाएगा। विल का मतलब क्या होता है? वसीयत। तो जनरली विल प्रॉपर्टी आदि के लिए बनता है कि मेरे बाद किसको, बट यहाँ पर लिविंग विल बनाया जाएगा, उसको लिविंग विल नाम दिया कि वो एक वसीयत करेगा। कैसे बनाएगा? जैसे वकील आदि से होता है टेक्निकली, तो वकील आएगा, पूरा सर्टिफाइड स्टाम्प पेपर और उस पर लिख के सिग्नेचर करेगा, जिसमें वो ये बात की घोषणा करेगा कि यदि कभी भविष्य में मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर चला जाऊं, इसकी आशंका है, तो मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ना रखा जाए, बल्कि मुझे गरिमापूर्ण तरीके से मरने दिया जाए। और कोर्ट ने इस राइट को स्वीकार,
अब यहाँ पर ये बात हमेशा है कि व्यक्ति स्वेच्छा से ही इसका चयन करेगा। तो इस संदर्भ में याद रखना है गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार। तो अभी भी 21 में मरने का राइट नहीं, बट फिर भी गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार है और एक फंडामेंटल राइट है कुछ खास लोगों के लिए। आगे कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी ने विल बनाया, तो विल बनाया उस समय उत्साह था, 5 दिन के बाद डर लग गया। वही बात है डूबते को तिनके का सहारा कि चमत्कार भी होते हैं। तो चलो लाइफ सपोर्ट पे भी देख ले, बाकी तो जो होना है तो विल को बदल भी सकता है। उसको रद्द करने के लिए जो भी तरीका होता है कानूनी तौर पर, और कितनी भी बार विल बना सकता है और कितनी भी बार उस विल को रद्द कर सकता है। जो आखिरी विल होगी वही विल मान्य होगी। तो ये गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार। तो जब भी आए यूथेनेशिया तो उससे संबंधित यही है सारे निर्णय। और भारत के संविधान के संदर्भ में जो यूथेनेशिया का मेजर पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जो मेन वाला यूथेनेशिया सक्रिय है वो अवैध है, पर एक अलग तरीके से यूथेनेशिया हो सकता है और उसमें गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार। तो ये हमने देखा जीवन के अधिकार का दूसरा पहलू, जिसको हम कहते हैं कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। तो आर्टिकल 21 में गरिमा की बात आई। दूसरा, उसके अलावा आर्टिकल 21 में एक बड़ा टेक्निकल होता है और वो आपको मुद्दा आपने जरूर किताबों में पढ़ा होगा, कई बार कंफ्यूज भी हुए होंगे कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, विधि की निर्मित प्रक्रिया क्या है, ड्यू प्रोसेस क्या होता है। तो ये भी 21 से जुड़ा, तो उसको भी करेंगे। बट उससे पहले कुछ पर्चे पड़े हुए हैं तो मैं देख लेता हूं, कोई खतरनाक धमकी वाला पर्चा नहीं होना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकती, डाइसी ने कहा था। डाइसी ने पहले भी बताया होगा और ये बताता है विधि की उचित प्रक्रिया में। निर्भया केस में आपने बताया कि आरोपियों को निर्भया की मृत्यु होने के कारण मृत्यु दंड दिया गया। आर्टिकल 142 ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। देखो आर्टिकल 42 ये कभी नहीं कहता है कि जबरदस्ती किसको मृत्यु दे देगा। आर्टिकल 42 कहता है कि नेचुरल जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है, वो पढ़ेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट में। यदि उसको लगता है जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में कि उन्होंने लगा कि नहीं ठीक है मुसलमान पक्ष को 5 एकड़ जमीन देनी चाहिए, तो बात नहीं दिलवा दिया। बट आर्टिकल 142 इस लेवल की पावर नहीं देता कि किसी को मृत्यु दंड नहीं है फिर भी मृत्यु दंड करेगा। तो वो तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सिविल सेवा संरक्षण में सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं में बहिष्कार को अस्पृश्यता नहीं मानता नहीं, क्योंकि अस्पृश्यता का संबंध अनुसूचित जाति से। तो जो चीज चूंकि अस्पृश्यता के प्रावधान कहां से आए, वही हमारी जाति व्यवस्था से, तो इसलिए रिलीजन को क्यों रखे? रिलीजन में वो चीज नहीं रही, रिलीजन में विद्वेष रहा, तो अस्पृश्यता हमेशा जाति से चलेगी। और इसीलिए अनुसूचित जाति का यदि बहिष्कार किया जाए जाति के आधार पर, केवल वही अनटचेबिलिटी है, क्योंकि उन्हीं के साथ अनटचेबिलिटी होती थी। ये तो हमने बताया कि विधि में ऐसी रूढ़ियां भी शामिल हैं जिसमें कानून का बल है। रूढ़ी का मतलब प्रथाएं, तो कोई इंपॉर्टेंट ऐसा ट्रेडिशन है, प्रथा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। भले ही संविधान में जैसे एग्जाम्पल हुआ पढ़ेंगे, ये सब चीजें आएंगी कि हमारे संविधान में केवल ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे टॉपिक तो 75 बनाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। परंपरा यही है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही नियुक्त करेगा। लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। आर्टिकल 75 का जब लेटर की बात करोगे तो उसमें केवल इतना लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कल को रामनाथ कोविंद, मान लो राहुल गांधी जाए, कोविंद साहब के पास अंकल को प्राइम मिनिस्टर बना दो। मैं ऐसे तो बन नहीं पाऊंगा और भी बताऊंगा आपको कि गांधी जी से इधर राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी तो क्या बोला था। बट पहले ये जान कि अगर अंकल को प्राइम मिनिस्टर बना दो, कोविंद साहब को भी दया आ गई कि बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है और उन्होंने कहा चलो तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, तो कोर्ट इसको रद्द कर देगा, क्योंकि एक रूढ़ी प्रथा भी यहाँ पर कानून का बल रखती है। तो उसकी यहाँ पे इशारा है। महबूबा यदि अपनी डायरी में अखंडता तोड़ने और अपराध को भड़काने वाली बात, मतलब J20 वाली महबूबा की बात होगी, मैं समझता हूं, तो बिल्कुल उस डायरी को दोषी ठहराया जाएगा, कहीं भी आप अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। हाँ बस तो वो वाली बात मैं सुना दूं, अभी याद आ गया, फिर मैं भूल जाऊंगा कि राहुल गांधी और गांधी जी की मुलाकात, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में ज्यादा नहीं बताया तो आज उसके बारे में जान लो। नहीं सब कहेंगे कि मोदी जी के खिलाफ है, कांग्रेस समर्थक है, तो उसको दूर करना है। इंडिया में भांति भांति की समस्या है। मैं पहले बता दूं किसी दल का मेंबर आज तक हूं नहीं, और अगर भगवान ने चाहा तो बनूंगा भी। एक बार बस राहुल गांधी, एक बार गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी की इच्छा हुई कि देखें भारत देश कैसा चल रहा है, बहुत दिन हो गया, तो बेचारे निकले भारत भ्रमण। उन तक भी राहुल गांधी की ख्याति पहुंच चुकी थी कि देश में योग्य नवयुवक है जो लॉर्ड कर्जन की जिम्मेदारी को पूरा करेगा और जो कांग्रेस को हमने खून से सींचा उसको ये ले जाएगा अपने मुकाम पे। तो गांधी जी घूम रहे थे, संयोग से राहुल गांधी उनसे मिल गए रास्ते। राहुल गांधी ने गांधी को तुरंत एकदम दंडवत होकर प्रणाम किया, काफी इज्जत सत्कार जो एक आरटीए को करना चाहिए वैसा किया। तो बापू को बड़ा आश्चर्य लगा कि इसके बारे में कुछ और सुना था और ये तो कुछ और निकला। तो गांधी जी ने कहा कि बेटा राहुल तुम्हारे बारे में तो ऊपर बहुत अलग चर्चा चल रही। तो कहा कि ये सब मोदी और अमित शाह का करना, मैं वहां तक लोगों को खरीद रखा। तो इसलिए यमराज के दरबार में भी स्वर्ग में भी मेरे बारे में इन्होंने कहा ये दोनों बात पड़ी है। तो कहती अच्छा बेटा चलो ये लोग इतने बदमाश हैं, चलो कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं और बताओ कि मैं तुम्हें क्या वरदान, आज मैं तुमको वरदान देने के लिए आया। तो राहुल गांधी को अच्छा बापू वरदान देंगे, तो शर्माते शर्माते डरते डरते कहा कि बापू मैं चाहता हूं कि अगले चुनाव में मोदी जी हार जाए और भाजपा की सरकार ना बने और कांग्रेस की सरकार बन जाए और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये वाला वरदान दे दीजिए। बापू ने कहा इतनी सी बात, जाओ अगले 25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी हारती रहेगी, मोदी जी की 25 सालों तक जमानत जब्त होती रहेगी और तुम 25 सालों तक प्रधानमंत्री बनते रहोगे। तो राहुल गांधी को आश्चर्य लगा, कहा कि बापू आप मजाक करने लगा। अब गांधी जी ने आंख मार के कहा कि बेटा मजाक शुरू किसने किया था। तो उनकी अलग अलग कहानियां हैं। तो मैं समझता हूं कि आज यहीं पे मैं एंड करूंगा। किसमें? बंद और हड़ताल में। देखो बंद में आप बलपूर्वक दुकान आदि बंद करते हैं और हड़ताल में आप सेवा में जाने से मना करते हैं। नहीं फंडामेंटल राइट कोई नहीं है, बंद भी नहीं है हड़ताल भी नहीं, फंडामेंटल नहीं है। तो कल मिलते हैं, ठीक है।